हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। पार्टीज एंड मल्टी पार्टी जो सिस्टम है ये हमने देखी, काफी चीजें, काफी चैप्टर्स एक साथ मर्ज भी कर दिए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और महत्वपूर्ण एक टॉपिक है कि कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। जो एक दल के प्रभुत्व का हमने चैप्टर किया था, उसके बाद और उसके साथ चलने वाली इस स्थिति में इसकी चर्चा की गई है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके परीक्षा के संदर्भ में भी और पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए भी, कि कांग्रेस की प्रणाली कैसे एक प्रभुत्व बनाई हुई थी और कैसे उस प्रभुत्व को एक चुनौती मिली, कैसे एक ऐसी परिस्थितियां जन्म ली जिसने उस पूरे स्थापित प्रभुत्व को चुनौती दे दी या उसको तोड़ने का काम किया, या तोड़ने के लिए जो पहले शुरुआती समय चीजें या परिस्थितियां सामने निकल कर आई थी वो क्या थी, जहां से ये प्रभुत्व का दौर समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ा। जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो आपको ये महसूस भी आप करेंगे कि इसमें किसी बाहरी से ज्यादा कांग्रेस की खुद की स्थितियों में आई गड़बड़ी का योगदान भी रहा। नेहरू युग के बाद किस तरह से चीजें समेटी नहीं जा सकी और कांग्रेस में एक विभाजन, उसके बाद कांग्रेस में लगातार उथल पुथल देखने के लिए मिला और वर्तमान परिस्थिति में अगर आप आए तो उसमें कांग्रेस में बहुत भारी गिरावट भी देखने के लिए मिली है, उनके लोकतांत्रिक प्रदर्शन से अगर हम कहें या उनके चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो खास करके। तो आज समझेंगे इस पूरे चैप्टर को, जो राजनीति विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले कि मैं उस पूरी प्रक्रिया की बात करूं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पहले समझ लेनी जरूरी है, या जिसको केंद्र बिंदु में रख के सेंट्रल एजेंडे में रख के हमको ये टॉपिक समझना है। और वो मुख्य टॉपिक है कि कांग्रेस का जब विभाजन होने की प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए, अगर आप इतिहास की बात करें तो कई बार हमने इसकी चर्चा की है कि 1885 में इसकी स्थापना होती है। 1885 में स्थापना होने के बाद शुरू से ही कांग्रेस एक ऐसी संस्था बनकर उभरी या दिखाई पड़ी जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से और जिसको कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन के तरीके से या कॉपरेशन के तरीके से आंदोलन करते हुए सरकार के साथ बातचीत करने का प्रयास किया गया। उसमें कुछ नरम दल और कुछ गरम दल के नेता बाद में आए। पहले नरम दल के लोग ज्यादा थे, जैसे बदरुद्दीन तैयब थे, जैसे इस तरह के कई नेता, गोपाल कृष्ण गोखले थे और इन लोगों ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। तो ये जो महत्वपूर्ण नेता लोग थे, इन नेताओं का प्रयास ये रहता था कि सरकार के साथ बातचीत के तरीके से हम कुछ करने का, आजादी पाने का प्रयास करें। बाद में और भी तरीके के लोग जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इस तरह के गरम दल के नेता भी आए। इसके बाद और महान विभूतियां जुड़ती गई। 1920 आते आते महात्मा गांधी ने उसकी कमान संभाल ली, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू तो थे ही, सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं और इस तरह के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, तो इस तरह के महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल होते गए। और बाद में यह पाया गया कि दक्षिणपंथी, वामपंथी, साम्यवादी या जिसको कह सकते हैं कि उग्र विचार रखने वाले लोग भी, हर तरह का एक पुट कांग्रेस पार्टी में दिखाई देने लगा। और आजादी के बाद इस तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली, पहले ये शहरों की पार्टी बन के रही, बाद में मजदूरों की और उसके बाद किसानों की, अलग अलग धर्मों की, सभी धर्मों के लोगों का, सबको समेटकर चलने वाली ये पार्टी बनी, जिसने एक दल का प्रभुत्व बनाए रखने में बहुत भूमिका मजबूत निभाई। उसके बाद जो ऊपर का इनका नेतृत्व था, जो लीडरशिप, पहले ऊपर गांधी जी, उसके बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के महान विभूति, अबुल कलाम आजाद जैसे महान व्यक्तित्व लोग उसमें शामिल थे। तो पार्टी को एक रखने में भी मदद मिली और आगे बढ़ी। लेकिन नेहरू के जाने के बाद, यानी सन 1964 में जब नेहरू की मृत्यु होती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में लगातार एक उथल पुथल दिखाई देती है, जिसकी आज हम डिटेल में रचना करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट जरूर बताता हूं, एक सिंपल समरी जरूर हम समझ लेते हैं पूरी प्रक्रिया की, जिस पर हम बिंदुवार पॉइंट वाइज में आपका रिवीजन करा दूंगा। और वो बिंदुवार चर्चा ये है कि 1885, यानी जो महत्वपूर्ण बात आपको जाननी जरूरी है वो ये है कि 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा, 1885 के बाद फिर एक दौर आता है 1907, ठीक है, 1906-7 कह सकते हैं आप। यहां पर क्या होता है कि एक सूरत स्प्लिट के नाम से बड़ा फेमस है, सूरत स्प्लिट, ठीक है, यानी कांग्रेस का विभाजन यहां पे होता है। ठीक है, यहां भी खास करके नरम दल और गरम दल की बात देखी जाती है। और जो गरम दिमाग के लोग थे, गरम दिमाग से मतलब यह है कि जो चाहते थे कि थोड़ा क्रांतिकारी तरीके से आजादी पाई जाए, इसका प्रयास किया गया।
तो ये एक विभाजन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे महत्वपूर्ण जो बात आएगी, जो 11-12 में फिर वो यूनाइट भी हो गए, बाल गंगाधर तिलक फिर वापस आए और थियोसॉफिकल मूवमेंट चल रहा था, वो अलग एक विस्तार की बात है, उसको देखेंगे। उसके बाद 19 वैसे तो गांधी जी 1914-15 में आ गए, लेकिन 1920 के आसपास से 20-21 से जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अगुवाई करनी शुरू की। ठीक है, महात्मा गांधी का रोल एक्टिव तरीके से किस में आ गया, कांग्रेस की राजनीति में आ गया, या इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखने के लिए मिलने लगा। अब ध्यान से समझिए पूरी प्रक्रिया को। महात्मा गांधी भी इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अच्छा, असहयोग आंदोलन चलने लगा। हालांकि महात्मा गांधी केवल एक बार ही 1924 के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उनका नेतृत्व तो हमेशा ऊपर बना रहा और वही लीड करते रहे। इसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी का यह विचार था कि कांग्रेस को राजनीतिक गतिविधियों से अपने आप को किनारे कर लेना चाहिए, यानी राजनीतिक तरीके से एक्टिव रहने की जरूरत अब कांग्रेस को बहुत है नहीं। लेकिन बाद में फिर एक साल बाद उनकी हत्या भी कर दी गई और कई लोगों के दबाव में और कई नेताओं के अपने इच्छा के कारण और देश के भी जो उस समय के हालात थे या जो भी आप कह सकते हैं, जिन कारणों या परिस्थितियों में भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पर एक्टिव होने का निर्णय लिया कि नहीं हम जो है हमने लीड करके आजादी हासिल करने में भूमिका निभाई है, तो हमें आगे राजनीतिक निर्णय भी लेनी चाहिए। और अगर आप गौर से अध्ययन करें उस समय की स्थिति परिस्थिति, जो शैक्षिक अवस्था थी देश की, या जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी देश की, या जो अस्थिरता थी देश की, आपको यह मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय लेना भी ठीक साबित हुआ। हमने जब पहले भी डिस्कशन किया था तो देखा था तो क्या एक दल के प्रभुत्व का कोई नकारात्मक असर पड़ा। ठीक इस नाते हुआ कि अगर कांग्रेस ये निर्णय नहीं लेती कि उसे राजनीतिक तौर पर भागीदारी लेनी है, तो एक शून्यता आती भारतीय राजनीति में और भारतीय पूरे राजनीतिक व्यवस्था में, और वो शून्यता फिर किस चीज का रूप लेती, या उस शून्यता का लाभ कौन ले जाता, या उस शून्यता का असर क्या पड़ सकता था, यह बड़ा अनिश्चित था। और उस स्थिति में जब देश को नई आजादी मिली थी, अनिश्चितताओं में रखना देश को ठीक नहीं था। खैर, तो 1947 के बाद फिर क्या हुआ, आजादी मिली और कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम चुनाव में जाएंगे, और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। ठीक है, 1952 में क्या हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पहला आम चुनाव देखने के लिए मिला। अब 1952 में जब पहला आम चुनाव देखने के लिए मिला, तो आपने देखा कि भारी बहुमत कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस को कितनी सीटें, लगभग 364 सीटें मिल गई, और लगभग 70% के आसपास वोट भी मिलता था। तो 364 सीटें कांग्रेस को मिली। और इसके बाद अगर आप देखें तो 1952 से और 1967 तक क्या रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। यानी ये लगातार जो चुनाव हुए, यानी 52 के, 57 के, 62 के और 1967 के, कांग्रेस क्या रही, सत्ता में काबिज रही, सत्ता में स्थापित रही। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात है। और इस खास करके 1952 से और 1962 तक के जो 3 आम चुनाव हुए, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। यानी आप कह सकते हैं कि 1952 से और 1962 के जो 3 चुनाव थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे नेहरू। कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व था या जो उनकी स्वीकार्यता थी उस समय भारतीय राजनीति में, वो निसंदेह बहुत बड़ी थी। उनको एक तरह से कह सकते हैं कि वो जब पहले आम चुनाव के बाद खास करके जब रिजल्ट आया वो जीते, तो वो भारत के एक निर्विरोध नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि स्वयं स्थापित बात थी, ये पहले 1-2 बार में स्थापित किया जा सकता है, बाद में जनता ने चुनकर उनको ये बनाया। और फिर उन दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन में वो लीड कर रहे थे। और जब तक कि चीन से युद्ध नहीं हुआ 1962 का, तब तक इनकी लोकप्रियता में कोई खास गिरावट देखने वाली कंडीशन मिली भी नहीं। वो लगातार जीत रहे थे और लगातार जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो हावी था। अच्छा, एक उसका कारण इनके व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व का कारण यह था कि काफी लोगों को मिला जुला कर रख पाने वाली जो नीति थी या जो इनकी ये राजनीतिक कौशलता थी, इसमें शामिल थी। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं किताबों में भी, आपके एनसीईआरटी में भी ये चीजें मिलेंगी। तो सत्ता में स्थापित थी कांग्रेस। अब ध्यान से समझिए कि कैसे चुनौतियां आती चली गई।
अब देखिए 1964 में, अच्छा इसी बीच 1962 में क्या हो गया, भारत चीन का युद्ध भी हो गया। ये घटनाक्रम आपको ध्यान रखना है, मैं एक समराइज वे में आपको ये चीजें बता रहा हूं ताकि एक बार में आप क्या कर सकें, इसको कहानी के तौर पर याद कर सकें। फिर तो हम पॉइंट वाइज चीजों को करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। भारत चीन का जो 1962 का युद्ध हुआ, उस युद्ध ने पहली बार भारत, यानी आजादी के बाद पहली बार भारत और नेहरू दोनों की छवि पर एक करारा प्रहार किया। क्योंकि कुछ हमारा जो भूभाग था, जो हमारा भाग था अक्साई चीन में और तिब्बत वाले इलाके में, ये सारे लड़ाई का माहौल बना हुआ था अक्साई चीन के, और हमारा भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया, अपना हक जमाने लगा। ठीक है, तो पहली बार जो है भारत चीन युद्ध में ये एक बार कटु आलोचना नेहरू की भी की गई और कांग्रेस की भी जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो 1964 में, अब आप ध्यान से अगर देखें, यहां से शुरुआत होती है कहानी की। 1964 में नेहरू का निधन हुआ। ठीक है, क्या हो गया, इनका निधन हो गया। ठीक है, बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। अब जब इनका निधन हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस में क्या हुआ, नेतृत्व की शून्यता आई। शून्यता मतलब ऐसा नहीं था कि कोई काबिल नेता नहीं था, लेकिन यह था कि भाई कौन बनना चाहिए, कौन आना चाहिए। और तब जिम्मेदारी सौंपी गई किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। गुलजारी लाल नंदा कुछ दिन थे वो कार्यवाहक, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, बहुत ही सशक्त नेता हमारे देश के, कदकाठी में छोटे, लेकिन इनके जो विचार थे, इनकी जो फैसले लेने की और ईमानदारी की जो भावना थी, उसकी दुनिया कायल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा कालक्रम था लेकिन देश में बहुत अच्छा प्रभाव इन्होंने छोड़ा। और इन्होंने ही एक नारा दिया था बहुत महत्वपूर्ण, जय जवान जय किसान। ठीक है, हर नारे का एक कारण भी है, जय जवान जय किसान। अब ये नारा क्यों आया, ये भी समझने की बात है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध देखने के लिए मिला। ठीक है, भारत पाक युद्ध देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, इसी भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था, उसी की एक कड़ी थी लोंगे वाली लड़ाई, जिसका आपने देखा होगा फिल्म वार्डर, संदेशे आते हैं, सनी देओल, देखा है ना। तो 1965 का जो भारत पाक युद्ध था, इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया और ये बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि जो मोरल डाउन था भारतीय फौज का और लोगों का कि हमारे फौज चीन से हारी थी, वो वापस हमको मिला। हमने पाकिस्तान को धूल चटाया और लाल बहादुर शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ी। और उस समय जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए जय जवान। लेकिन एक स्थिति बनी हुई थी चिंता की, और वो स्थिति ये बनी हुई थी कि खास करके 1962 के बाद हमारे यहाँ खाद्य संकट बहुत ज्यादा था। जो फूड सिक्योरिटी थी, लोगों को खाने के लिए जितने अनाज की जरूरत थी, हम उतना उत्पादन कर नहीं पा रहे थे। एग्रीकल्चर वाला जो मामला था, देखिए हमने 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर दी थी, और पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल बेस्ड पर जो था, वो अर्थशास्त्र में आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें लक्ष्य ये रखा गया था कि हम कृषि को बढ़ावा देंगे, कृषि को ज्यादा आगे ले जाएंगे। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम पीसी महानोलोबिस मॉडल लेकर आए और हमने इंडस्ट्रीज की तरफ आगे बढ़े हम। लेकिन एग्रीकल्चर में जिस तरह का भी सुधार या जिस तरह की मांग पूर्ति का डिसबैलेंस था, वो बना हुआ था। जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था की हालत तो अंग्रेजों ने हमें खाली या बेकार छोड़ के दी थी, हम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, और उसका मदद लेने के लिए हम अमेरिका से थोड़ी बहुत मदद लेते थे। अच्छा, मत भूलिए कि शीत युद्ध का काल चल रहा था, मैंने आपको पहले भी चर्चा किया है। भारत ने यह अनाउंस किया था कि भैया हम गुट निरपेक्षता में रहेंगे, अब किसी एक दल के या किसी एक समूह गुट के पीछे नहीं भागेंगे। तो अमेरिका से भी मदद लेने की एक सीमा थी, और ज्यादा मदद लेते तो ब्लैकमेल भी करता अपने तरफ आने के लिए। तो एक जो समस्या हमारे यहां बनी हुई थी, वो कृषि उत्पादन की बनी हुई थी। तो किसानों को भी मोटिवेट करने के लिए यह था कि जय किसान, यानी किसानों को भी आगे आना होगा, किसानों को भी उत्पादन बढ़ाना होगा। और इसी दौरान 1966 के आसपास, 1966 के आसपास भारत में हरित क्रांति भी आई। ठीक है, देखिए सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पॉइंट में सारी चीजें आपको नहीं वहां मिलती, इसलिए मैं कुछ चीजें आपको बैकग्राउंड में समझा देना चाहता हूं कि कितना महत्वपूर्ण रहा। हरित क्रांति जो आई, वो ये था कि किस तरह से नए नए साधनों, फर्टिलाइजर्स, नए नए तरीके के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या बीजों का इस्तेमाल करके हम ज्यादा उत्पादन कर सके। क्यों? क्योंकि जो खाद्य संकट था वो बहुत गहराता जा रहा था। आर्थिक जो स्थिति थी भारत की, वो नीचे आती जा रही थी। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, गरीबी और बढ़ती जा रही थी। इसलिए जब सरकार में कांग्रेस थी तो उसके खिलाफ एक रोष भी दिखाई दे रहा था। मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूं कि कैसे कांग्रेस प्रणाली को चुनौती मिलनी शुरू हुई। स्थिति डमाडोल थी बहुत ज्यादा, और जब स्थिति डमाडोल थी तो इन सब के बाद फिर क्या हुआ, इन सब के बाद स्थिति किस चीज की आई, इन सब के बाद स्थिति आई 1967 के आम चुनाव की। ठीक है,
और 1967 का आम चुनाव क्या रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो 1967 में जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी पहली बार फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी ताशकंद समझौते के समय बहुत ही संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। देश ने अपना, उनको गुदरी का लाल कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। तो 1967 में इंदिरा गांधी के देखरेख में, नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस जिसको 364 सीटें पहले आम चुनाव में मिली थी, वो अब 283 सीटों पर आ गई। ठीक है, 283 सीटें कांग्रेस को यहां मिली। अब ध्यान दीजिए, जब 283 सीटें मिली तो इसके कई महत्वपूर्ण कारण थे। इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि इंदिरा गांधी उस समय जो है राजनीतिक रूप से उतनी अनुभवी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया कि आर्थिक रूप से और कई मोर्चों पर उस समय देश की स्थिति लड़खड़ा रही थी, जिसके खिलाफ एक रोष था पूरे देश में। जो स्वतंत्र पार्टी थी, जो जनसंघ था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही थी और वो भी विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। इंदिरा गांधी का कौशल अभी उतना चेक नहीं किया गया, उनको गुड़िया कहा जाता था, कुछ लोग चिढ़ा के कहते थे ये गुड़िया है, ये कुछ कर नहीं पाएंगी। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, उस बीच में 283 सीटें कांग्रेस को मिली और 283 सीटें मिलने के कारण काफी बड़े बड़े नेता, लोकप्रिय नेता इस चुनाव में हार भी गए थे। और यही नहीं, 9 राज्य ऐसे थे जिन राज्यों में कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। 9 राज्यों से 6 में डायरेक्ट और बाकी 2-3 में जो कोलिशन गवर्नमेंट थी मिलजुल के वो भी गिर गई। 9 राज्यों से सत्ता चली गई। ठीक, देखिए पूरे चैप्टर को आप एक समरी के रूप में पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। 9 राज्यों में कांग्रेस क्या हो गई, सत्ता से बेदखल हो गई और 1967 से 283 सीटें जो आई थी, इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो निकला, और वो स्टेटमेंट ये निकला कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। क्या स्टेटमेंट निकला कि कांग्रेस को क्या हो सकता है, कांग्रेस को हराया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को हराया जा सकता है। अगर आप ध्यान से याद करिए, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, 2003 वर्ल्ड कप, 2003 का जो विश्व कप हुआ, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को देख के लगता था कि भाई इसको कोई हरा ही नहीं पाएगा। मतलब अजेय थी ऑस्ट्रेलिया, कोई उसके टक्कर ही नहीं ले पा रहा था। बड़ी मुश्किल से भारत फाइनल में पहुंचा तो लगा कि अच्छा चुनौती दी जा सकती है। और उसके बाद 2007 में और प्रयास किया गया और बाद में फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भी 2011 में और भारत विश्व कप जीता। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीती, लेकिन फिर उसके बाद अलग अलग इंग्लैंड जीता। तो अलग अलग देश अब जीत रहे हैं, यानी ये और आज तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आसानी से कोई भी देश हराता है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी स्थिति कांग्रेस की बनी हुई थी और साम्यवादी दल हो, स्वतंत्र पार्टी हो, जनसंघ हो, सोशलिस्ट पार्टी, कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि इसको सत्ता से पूरी तरह बेदखल कर सके। लेकिन जब 1967 में बड़े बड़े मंत्री हारे, कम सीटें हुई, 9 राज्यों से सत्ता गई, तो एक चीज निकल कर आई कि कांग्रेस को अब हराया जा सकता है। ठीक है, अब ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस की प्रणाली को चुनौती दे रही थी। जो कांग्रेस का एक छत्र राज बना हुआ था, उसको एक बड़ी भारी चुनौती मिल रही थी। इस चीज की भनक कांग्रेस में भी थी और इंदिरा गांधी को भी थी कि भैया अब घंटी बज चुकी है। और जब घंटी बज चुकी है, ये स्थिति उन सब नेताओं को मालूम चली, तो अब खींचतान यहां से शुरू होती है, असली खींचतान यहां से शुरू होती है। अब देखिए, कांग्रेस की स्थिति भी बड़ी रोचक थी। कांग्रेस की स्थिति रोचक इसलिए थी, ठीक है, कांग्रेस की भी स्थिति क्या थी, बहुत रोचक थी। कांग्रेस में क्या हुआ, एक सिंडिकेट दल था। सिंडिकेट मतलब जिसको कह सकते हैं आप कि बड़ा, जिसमें परंपरागत तरीके के नेता थे, पुराने अपने आप को हावी समझने वाले, पुराने अपने आप को लीडर समझने वाले लोग, जिनको ये लगता था कि भाई इंदिरा गांधी क्यों नेता रहेंगी, उनको लगता था कि हम लीड करेंगे, ये नई है, ये इतनी अनुभवी नहीं है, इनका उतना वो नहीं है। एक तो ये बात थी। दूसरी ये बात थी कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन भी गई हैं, तो आप केवल सरकार चलाइए, पार्टी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा सिंडिकेट का मानना था। और प्रधानमंत्री को यह लगता था कि भाई हम पार्टी को भी हमारे हिसाब से चलना चाहिए, सरकार भी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। सत्ता संघर्ष कांग्रेस के अंदर चल रहा था। और इस सिंडिकेट में जो सबसे प्रमुख थे वो थे के कामराज। ये पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे मद्रास में। तो के कामराज जो थे, ये काफी हद तक क्या थे, इसमें शामिल थे। और के कामराज ने फिर अपने पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो बने निजलिंग गप्पा। क्या बने, ये थोड़े महत्वपूर्ण नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। निजलिंग गप्पा, ठीक है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अच्छा, जब ये अध्यक्ष बन गए
तो अब प्रयास ये होने लगा। अच्छा, एक कांग्रेस की शुरू से एक प्रणाली है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हर सरकार के मंत्री होते हैं, वैसे कांग्रेस में एक वर्किंग कमेटी होती है। आजकल उसे CWC कहते हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी। कुछ लोगों का समूह होता है जो मिलकर मेन फैसले लेती है। उस वर्किंग कमेटी में भी इंदिरा गांधी के ज्यादा मेंबर्स नहीं आ पा रहे थे। इन्हीं सिंडिकेट दल के चाहने वाले लोग उसमें ज्यादा आ पा रहे थे। अच्छा, कामराज ने दिखा दिया कि ठीक है, मैं अपने पद को छोड़ रहा हूं, कोई भी बन जाए, लेकिन बन पाया अध्यक्ष निजलिंग गप्पा। ये भी सिंडिकेट की ही विचारधारा के मेंबर थे। तो इंदिरा गांधी की कौध बहुत विशेष चल नहीं रही थी। अच्छा, इसी बीच एक चीज और ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी का प्रयास यह था कि हम लोगों से जुड़े, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर कुछ काम आगे बढ़ाएं, उनको प्रति कुछ ऐसा काम करें कि ये दिखाई पड़े कि मैं लोगों के हित में हूं, तो अगर विद्रोह हो तो लोग, जनता मेरे साथ रहे कि नहीं, इंदिरा बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए 2-3 महत्वपूर्ण उन्होंने फैसले लिए। 1969 में बड़े कड़े कड़े फैसले लिए इंदिरा गांधी ने। ठीक, इसमें एक शामिल था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एक तो बैंकों का क्या किया, जितने प्राइवेट बैंक थे बोले नहीं नहीं ये कुछ नहीं चलेगा, सब सरकारी बैंक हो जाएंगे, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया, सबको उठा के सरकारी बना दिया। ठीक है, लगभग 18। दूसरा, प्रीवी पर्स, ये सब अभी पॉइंट में हम देखेंगे। प्रीवी पर्स क्या था, जो आजादी के बाद बड़े बड़े राजघराने थे, बड़े बड़े जो राजा थे, उन लोगों को सरकारी पेंशन मिला करती थी। इस सरकारी पेंशन को कहा कि खत्म करो, ये सरकार पे बोझ है, हम नहीं देंगे, कोई राजा वाजा नहीं रहेगा। तो जनता से जुड़ने वाले फैसले लिए। इसी दौरान हरित क्रांति भी थोड़ी सक्सेस हो रही थी, तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा था। ठीक है, गरीबी को दूर करने के नए नए कई तरह के प्लान इंदिरा गांधी लेकर आ रही थी। आगे के चुनाव में उसको मुद्दा भी बनाया। तो ये 2-3 जो फैसले महत्वपूर्ण लिए थे इंदिरा गांधी ने, जिसको और पॉइंट में हम देखेंगे, ये लोगों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ा रहे थे। अब देखिए, ताबूत में असली कील कहां ठोकी गई। जब ये सारी चीजें हो गई, तब एक मौका आया, कौन सा महत्वपूर्ण, तब आया 1969 में ही हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी असमय मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता, राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहां डी हो गया कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में हो जाना चाहिए, नियम है। जब राष्ट्रपति का चुनाव का समय आया, अब यहां असली खेल शुरू हुआ। अब कांग्रेस में जो सिंडिकेट थे ना, जो सिंडिकेट थे, उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। मतलब कांग्रेस ने ऑफिशियली यह प्रत्याशी बनाया कि नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। कांग्रेस ने बोला कि जो सिंडिकेट, जो हावी थे उस कांग्रेस के ऊपर, तो जिसकी सरकार रहती है वो राष्ट्रपति बनवा लेता है जाहिर तौर पर, लगभग यही समीकरण होता है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कभी जरूर देखेंगे। उन्होंने कहा नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बनेंगे। इंदिरा गांधी कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बनेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारे तरफ से राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होंगे वीवी गिरी। ठीक, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे वीवी गिरी। अब चलिए भैया, आ गई कहानी। अभी देखो, विपक्ष ने अपना कोई नहीं उतारा था प्रतिद्वंदी, लेकिन खुद इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि वीवी गिरी हमारे होंगे। और कांग्रेस की जो मेन कांग्रेस थी, जो अध्यक्ष थे, वो बोल रहे थे नहीं, नीलम संजीवा रेड्डी रहेंगे। अब यहां जंग छिड़ गई। अच्छा, एक और रोचक बात देखिए, विभाजन होने से पहले कांग्रेस में क्या स्थिति बन रही है। कांग्रेस में जो 2 गुट बन गए थे, उसमें हर गुट ने अपने अपने हिसाब से क्या किया, प्रयास किया कि जो विपक्षी लोग हैं उनका सहारा ले लें। कांग्रेस में जो यंग लोग थे, यंग टर्क जिनको कहते थे, वो क्या किया उन्होंने, वो जो वामपंथी विचारधारा के विपक्षी दल थे, उनसे अपना सहायता, मतलब उनसे वो अपनी करीबी बढ़ा ली। इधर जो पुराने सिंडिकेट वाले थे, वो स्वतंत्र पार्टी से अपनी या जनसंघ से अपनी करीबी बढ़ाने लगे। मतलब कांग्रेस के लोग ही विपक्ष से अपनी बनाने लगे, इंदिरा को घेरने के लिए, इंदिरा का विरोध करने के लिए। ऐसी स्थिति भी आ गई। अब जब यह स्थिति आई तो इंदिरा गांधी ने यह बोला, अच्छा राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है, जो लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं वो, और इसके अलावा जो राज्यों में चुने हुई एमएलएज होते हैं, जहां राज्यों में सरकार होती है, वो लोग डालते हैं। तो अब ये जो सिंडिकेट वाले थे, ये विपक्ष से भी, यानी जनसंघ वगैरह से भी नीलम संजीवा रेड्डी के लिए मांगने लगे वोट। और इंदिरा ने कहा कि जो हमारे कांग्रेस के भी नेता हैं, वो लोग भी वीवी गिरी को वोट दीजिए, और राज्यों से भी कहा कि वीवी गिरी को वोट दीजिए। अब मेंबर तो कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष की बात, सिंडिकेट वालों की बात माननी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे। ज्यादा से ज्यादा लोग, बाबू जगजीवन राम उस समय, फखरुद्दीन अली अहमद, जिनको बाद में राष्ट्रपति बनाया इंदिरा गांधी ने, वो, ये सब लोगों ने मिलकर फाइनली क्या किया, वीवी गिरी को चुनाव जिता दिया। तो नीलम संजीवा रेड्डी ऑफिशियली कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पे वीवी गिरी चुनाव जीत गए राष्ट्रपति का। और बस यहां से फिर तो कुछ बचा ही नहीं था। जो कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनके हाथ में सब कुछ था, निजलिंग गप्पा, उन्होंने कहा कि ये तो इंदिरा गांधी कांग्रेस के खिलाफ चल रही हैं, इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस को बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ अनुशासन तोड़ रही हैं,
इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता। और 1969 में ही इंदिरा गांधी को, बाबू जगजीवन राम को, फखरुद्दीन अली अहमद को, सबको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। तो भाई इंदिरा गांधी अब क्यों चुप रहती, उन्होंने कहा नहीं नहीं कांग्रेस हमारी है, ज्यादातर लोगों ने विरोध किया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। और जब कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ, ठीक है, सबसे पहली चुनौती कांग्रेस प्रणाली में आई, कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। ये मैं पूरी कहानी आपको बता रहा था ताकि आपको विभाजन की पूरी प्रक्रिया और बैकग्राउंड समझ में आ जाए। इसमें दो हुआ, फिर जो इंदिरा गांधी के साथ थे उनको कांग्रेस आर कहा गया, कांग्रेस आर, जिसमें कौन थी, इंदिरा गांधी इसका नेतृत्व कर रही थी, इंदिरा गांधी। और जो पुराने कांग्रेसी थे उनको कांग्रेस ओ कहा गया, ऑर्गेनाइजेशन वाले, कांग्रेस ओ, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो ये 1969 में पहली बार विधिवत रूप से कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसमें आखिरी कारण ये दिखाई आपको पड़ेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी पार्टी के खिलाफ चली गई, अपना कैंडिडेट जिताया, लेकिन इसकी भूमिका जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सरकारों के स्तर पर जो बनती हुई चली आ रही थी, वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर चुनाव हुए 1971 में। 1971 में जब चुनाव हुए तो उस समय अब ये जो कांग्रेस ओ थी, जिसमें सिंडिकेट के नेता थे, उनकी लोकप्रियता तो कोई बहुत रह नहीं गई थी। 40, 50, 60, 70 ही सांसदों का समर्थन भी था। वो जनसंघ में जाकर मर्ज हो गई। अब सोचिए, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे और ये ओ था, वो जनसंघ जो पार्टी थी उसमें जाकर मिल गई कि हम इसमें रहेंगे। और इंदिरा गांधी ने अपने कांग्रेस आर के साथ चुनाव लड़ा। गाय का बछड़ा चुनाव चिन्ह उस समय उन्होंने लिया, पहले 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। और उन्होंने फिर अभूतपूर्व, फिर से उनको बहुत अच्छी सीट, 350 के आसपास सीटें मिली। और उन्होंने नारा दिया था क्या, गरीबी हटाओ। तो इस चीजों को भी हम ध्यान से देखेंगे कि हुआ क्या। फिर 1971 का जो इलेक्शन हुआ उसमें 2 नारे चले। एक तरफ चला गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, जिसमें सिंडिकेट वाले भी नेता थे और जनसंघ वगैरह, उन सब लोगों ने मिलकर नारा दिया इंदिरा हटाओ, ठीक है, इंदिरा हटाओ। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ये सकारात्मक नारा लग रहा था कि भाई कुछ करना है, गरीबी हमको हटाना है, और ये लोग कह रहे थे इंदिरा को हटाओ, ठीक है ना। तो ये नारों के बीच में फिर ये इंदिरा गांधी ने यहां बाजी मारी और यहां से फिर कांग्रेस में ये इंदिरा गांधी वाला सिस्टम लागू हुआ। लेकिन जो कांग्रेस की प्रणाली में था, उसमें पहली चुनौती 1969 में दिखाई दी। इसके आगे की कहानी अगर और रोचक आपको मिलेगी। 1975 में फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसका एक अलग हम और चैप्टर करेंगे, उसमें उसके बारे में एक अलग कहानी भी देखेंगे, बहुत स्थिति देखेंगे। 1975 के जो आपातकाल आया, आपातकाल इंदिरा गांधी ने कई कंडीशन लगाई जब इनकी लोकप्रियता कई कारणों से नीचे आई, और आपातकाल लगाने के बाद फिर जनता पार्टी आई, और वहां से फिर कांग्रेस के अलावा भी दलों का उद्गम हुआ। फिर कांग्रेस आई, लेकिन फिर उसके बाद राजीव गांधी के दौर के बाद कांग्रेस लगभग फुल फ्लेजेड तरीके से मेजॉरिटी में नहीं आ पाई। उसे कोलिशन या गठबंधन की सरकारें बनाकर ही काम करने का मौका मिला, और रिसेंटली 2014 तक उन्होंने गठबंधन बना के यूपीए 2 चलाया, जिसके बाद फिर एनडीए और नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। तो ये कांग्रेस प्रणाली चल रही थी, जिसमें ये चुनौती आपको देखने के लिए मिली, जिसका क्रमवार बिंदुवार अभी हम देखने जा रहे हैं अगली स्लाइड से, कि किस तरीके से क्रमवार तरीके से कांग्रेस जो है वो सत्ता से उस पूरी प्रणाली को उसको चुनौती मिली। ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि किस तरीके से ये चुनौती आगे सामने निकलकर आई, ठीक है। तो अब समझते हैं असली कहानी। तो अब जब आप देखने का प्रयास करेंगे पूरी इतिहास के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में नरम विचार के लोगों की संस्था थी। 1885 में क्या हुआ, इसका थोड़ा सा आप छोटा पेन भी यूज कर सकते हैं। तो 1885 में क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई, और कांग्रेस नरम विचार वाले लोगों की संस्था थी, जिसमें ये महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, राणा डे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि लोग शामिल थे, और महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने फिर निभाई। अब देखिए, सन 1920 से 1942 तक कांग्रेस में कौन था, महात्मा गांधी रहे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी बात मैंने आपको बताई। और राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी को सफल नेतृत्व के कारण अंतरिम सरकार का गठन कांग्रेस द्वारा किया गया। अंतरिम सरकार क्या थी, जब 47 में आजादी मिली और 1952 में फिर इलेक्शन हुए, उसके बीच भी तो एक सरकार चल रही थी। इस सरकार बनाने का मौका कांग्रेस को मिला, क्योंकि कांग्रेस ही आगे लड़ाई लड़ रही थी। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो भी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनी थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। महान काम किया उन्होंने, और भारत का एकीकरण करने में, यूनिटी करने में उनकी जो भूमिका है उसके लिए देश हमेशा उनको सलाम करेगा। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जन आकांक्षाओं और लोगों के विश्वास ने देश की बागडोर कांग्रेस के हाथों में दी। अभी मैंने बताया कि उनका प्रभुत्व बना रहा, कि भाई विश्वास उस पार्टी में था।
इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक सर्ववर्गीय राजनीतिक दल का रूप ले लिया। जैसे मैंने बताया कि हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जो आगे के समय में भी देखने के लिए हमको मिलता रहा। अब देखिए 1952 से 1967 तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने रहे, 64 तक। आम चुनाव में कांग्रेस ने भारत के राजनीतिक मंच पर अपना वर्चस्व कायम रखा। 1952 से 1967 तक उनका वर्चस्व रहा। लेकिन यह ध्यान रखिए कि 1952 में एक तरह से उनको मिली थी लगभग 364 सीटें, जो 67 आते आते कितनी हो गई, 283 तक पहुंच गई। बस यहीं से यह वर्चस्व नीचे जा रहा था। परंतु 1967 के आम चुनाव के बाद स्थिति बदल गई। गैर कांग्रेसी दलों ने 9 राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। कांग्रेस की असफलता का कारण आंतरिक मतभेद, मैंने बताया ना, जो सिंडिकेट थे और कांग्रेस के इंदिरा समर्थक जो लोग थे, और विरोधी दल में आपसी समझौते हो गए। यानी कि कांग्रेस के जो आपसी कलह थे वो जाकर विरोधी दल में वो मिल गए। तो होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है ना। तो कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट लोग भी इंदिरा के दुश्मन थे। दुश्मन मतलब राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं, और जो विपक्षी थे वो भी राजनीतिक विरोधी थे। तो दोनों विरोधी मिल गए, आपसी समझौते हो गए, कांग्रेस उससे कमजोर हो गई, ऐसा दिखाई दिया। मॉरिस जोन्स के शब्दों में, विरोधी दलों के नेताओं को आभास था कि जनता के में पहले की अपेक्षा अधिक असंतोष और निराशा है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। मैंने अभी बताया कि जब 1967 का आम चुनाव हुआ तो यह एक डिक्लेरेशन हुआ कि भैया कांग्रेस को हराया जा सकता है, और लोगों में लड़ाई को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, इसके अलावा जो देश की पूरी ओवरऑल कंडीशन है उसको लेकर एक असंतोष फैला हुआ। भ्रष्टाचार उस समय देखने को मिल रहा था, गरीबी देखने के लिए मिल रही थी, तो लोगों में असंतोष था। कांग्रेस का संगठनात्मक पक्ष अब कमजोर दिखने लगा। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपस में खींचतान करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, वो तो खराब हो ही रहे थे। रजनी कोठारी, बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि इसे प्रमुख दल प्रणाली के पतन की शुरुआत कहा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि 1967 की स्थिति जो थी वो एक दल के प्रभुत्व के डाउनफॉल होने का एक बहुत बड़ा सबूत बन के उभरा। एक इसको प्रक्रिया के रूप में उभरते हुए देखा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं, उसका एक क्रक्स हम देखकर चल रहे हैं। अब देखते हैं, आइए अब अगली बात आई कि गैर कांग्रेसवाद तथा 1967 का चुनावी व्यतिक्रम, जो सारी चीजें चल रही हैं, घटनाएं चल रही हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉल अपसेट था, यानी कैसे ऐसी घटना जिसमें चुनावी रूप से वो नीचे आ गई कांग्रेस। तो सन 1968 का आम चुनाव कुछ अर्थों में क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक है। आम चुनाव में लोकसभा की कुल संख्या 520 थी, जिसमें केवल 283 स्थान प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया कि पहले जो कुल 54% स्थान प्राप्त हुए, यानी सीटें 54% मिली, जो पहले कितनी मिलती थी, 70 से 75% सीटें किसको मिलती थी, कांग्रेस को मिलती थी। तो 1967 का चुनाव इस मामले में कांग्रेस के लिए निराशा लेकर आया, और बहुमत तो मिल गया, परंतु 1952 के बाद सबसे कम, यानी सबसे निचला परफॉर्मेंस था। ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले सारी चीजें डिटेल में बताई हैं कि 1967 में जो चुनाव हुआ वो पिछले 3 चुनाव के मुकाबले काफी नीचे आया। एक तो उसमें नेहरू की अनुपस्थिति, दूसरा जो आर्थिक बोझ देश पर पड़ा था हाल के 65 के युद्ध के बाद, उसके बाद कांग्रेस के अपने संगठन में जो कमी आ गई थी, इंदिरा गांधी का पहला चुनाव जिनको अभी अनुभव की भी कमी थी, ये सारी चीजें देखने का यहां पर मिलता है। केवल केंद्र ही नहीं वरना राज्यों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सन 1967 में कांग्रेस ने 6 राज्यों में सत्ता विहीन हो गई। टोटल 9 राज्य गए, 6 में तो डायरेक्ट चले गए, बिहार, केरल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब और पश्चिम बंगाल। अब देखिए नॉर्थ के ये मजबूत जो राज्य उनके हाथों में होते थे वो हमेशा हाथ से चले गए, और देखिए ये जो हाथ से राज्य जा रहे हैं इसके बाद से शुरू ही हो गया। अब तो अगर इन राज्यों में आप देखें, बिहार, केरल तो खैर पिछले 10 साल पहले सरकार थी, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब में अभी है सरकार कुछ दिन, पश्चिम बंगाल, ये 3-4 ऐसे राज्य हैं जहां 15-15, 20-20 सालों से उनकी सरकार नहीं बनी है कांग्रेस की। तो यही नहीं, कांग्रेस द्वारा निर्मित संविध सरकार, यानी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी 2-3 राज्यों में, जो मिलजुल के गठबंधन सरकार चल रही थी, वो भी गिरने लगी। और कई राज्यों में ऐसा देखने के लिए मिला कि लोग इस्तीफा देने लगे दूसरे दल के प्रभाव में आके, या पार्टी में बिखराव के कारण। हरियाणा जैसे राज्य में, कई राज्यों में इस तरह का देखने के लिए मिला। यह पहली बार था जब कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के निर्देशन में चुनाव लड़ा था। ये मैंने आपको, मतलब पंजाब था, हरियाणा तो बाद में बना है। तो पहली बार था जब कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी के डायरेक्शन में चुनाव लड़ रही थी। तो ये मैंने आपको कंडीशन चीजें अभी आपको क्लियर की थी 67 वाली। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। इसमें कामराज, जो कि सिंडिकेट के सबसे मेन थे, एस.के. पटेल, अतुल्य घोष, के.बी. सहाय, ये सारे लोग उसमें से चुनाव हार गए। और इंदिरा गांधी स्वयं तो चुनाव जीत गई, परंतु अनेक राज्यों से क्षेत्रीय दलों की जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहां के क्षेत्रीय दल थे, छोटे छोटे दल थे, वो क्या आ गए, वो सत्ता में आ गए। और डीएमके जो पार्टी तमिलनाडु में बहुत रोचक पार्टी है, जो आज इस समय भी उनकी सरकार चल रही है, और करुणा, तो ये जो सत्ता थी पार्टी डीएमके बड़ी तेजी से वहां उभर कर आई थी, उसको काफी सीटें मिली थी। और जो विपक्ष के भी दल थे उनको भी धीरे धीरे सीटें मिलनी शुरू हो गई। डीएमके को उस जमाने में अकेले उस राज्य में 25 के आसपास लोकसभा सीटें मिल गई थी। तो क्रांतिकारी चीजें आई थी, क्षेत्रीय दल भी यहां से विकास होना शुरू हुआ।
तो अगर आप पार्टी सिस्टम वाले चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो आप उसमें समझे ये क्षेत्रीय दलों के विकास और उद्भव की अगर बात की जाएगी तो आप 1967 का जो आम चुनाव है उसको बहुत महत्वपूर्णता से रखेंगे कि 1967 के आम चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों का विकास, उद्भव या जनता का उसमें विश्वास बढ़ने लग गया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है। अब देखिए ये कुछ एक शॉर्ट विवरण है जिसको आप देख सकते हैं कि 1967 के जो चुनाव थे उसमें सबसे ऊपर कांग्रेस थी 283, स्वतंत्र पार्टी देखिए 44 सीट पर, जो 2 4 5 सीटें वाली पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ को 35, डीएमके इसको को बोला था मैं, दबड़े मुने तक कड़गम, ठीक है, तो इसको 25 सीटें मिली जिसकी तमिलनाडु में आज भी सरकार है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 23 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी 23, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया था, प्रजा सोशलिस्टिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई, आज भी ये पार्टी जीवित है और ये भीमराव अम्बेडकर के विरासत को लेकर आगे चलती है और इस समय इसके एक मेंबर अभी भी हैं। अन्य दल 19, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट 35 लोग जीत कर आए थे। ठीक है, रामदास अठावले का आपने नाम सुना होगा, बड़ी कॉमेडी करते हैं संसद में अक्सर, कॉमिक तरीके से और कविता पढ़ के वो बोलते हैं, वो इसी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के हैं। तो ये महाराष्ट्र के आसपास की पार्टी है। तो ये पार्टी की टैली थी 67 के इलेक्शंस में और देखिए कि केवल 40% वोट जो है वो कांग्रेस को स्वयं मिला था। तो ये बड़ा 67 का चुनाव, 67 का चुनाव का आकलन बहुत आवश्यक है। नेहरू के निधन के बाद ये सत्ता संघर्ष सामने आया जिसने अंततः 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक, महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस का 2 घटकों में विभाजन हो गया। एक घटक कांग्रेस इंदिरा बना, दूसरा घटक कांग्रेस पुराना ऑर्गेनाइजेशन। ये कांग्रेस इंदिरा वाला जो था इसको कांग्रेस आर कहा जाने लगा। ठीक है, और ये कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाला बन गया। नई व्यवस्था में कांग्रेस की पुरानी संगठनात्मक संरचना जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी का ह्रास हुआ और एक अधिक केंद्रीकृत संगठनात्मक समूह का विकास हुआ। महत्वपूर्ण बात, पहले कांग्रेस में माना जा रहा था कि देखिए कांग्रेस में एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, अभी भी सिस्टम है, और इसके नीचे एक सीडब्ल्यूसी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है, कार्य समिति जिसको कहते हैं, वो सब मिलकर डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लेते थे। लेकिन इसके बाद ये माना गया कि ये संस्था में एक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन आ गया और वो सेंट्रलाइजेशन यानी कि कुछ लोगों या एक लोगों के हाथ में ज्यादातर पावर आ गया और इंदिरा उसको लीड करने लगी। 1970 के दशक में कांग्रेस एक राजनीतिक पिरामिड के रूप में परिवर्तित हुई। पिरामिड का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ऊपर केवल एक आदमी रहेगा, बाकी फिर धीरे धीरे बंटवारा होगा। यानी ये जो सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का, ऊपर एक आदमी रहेगा और सारे निर्णय लेगा। नई कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया। पुरानी कांग्रेस का विलय जनता पार्टी में हो गया। जनता पार्टी जो विपक्षी थी उसमें ये सारे पुराने दल के नेता, जितने पुराने नेता थे सिंडिकेट वाले जो असंतुष्ट थे, वो जाकर इसमें मिल गया। लेकिन जो 72 का इलेक्शन हुआ उसमें 518 सीटों में से 351 सीटें विजय हासिल की। देखिए फिर से वापस इंदिरा गांधी ने अपना वर्चस्व बनाया और 2 से 83 चला गया था 1967 में, वो 5 साल में उन्होंने क्या किया, 351 तक पहुंचाया। और इसके बहुत कारण थे, जो मैंने कारण अभी आपको बताए थे कि इंदिरा गांधी डायरेक्ट जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। प्रीवी पर्स खत्म किया तो लोगों को लगा रहे गरीबों की हिमायती हैं। चकबंदी वाले सारे मामले उसमें आए, जो लैंड सीलिंग आई थी, यानी कि इतने पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कोई ज्यादा अपने पास जमीन नहीं रख सकता है, तो बड़े बड़े जमींदारों को जमींदारी खत्म करने लगे। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो गरीबों के साथ जुड़ने का एक प्रयास इंदिरा गांधी ने किया। उसका नतीजा ये हुआ कि 351 सीटें इंदिरा गांधी को मिल गई। ठीक है, सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ एक जन आंदोलन छोड़ दिया। और बहुत महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में भी करेंगे, संपूर्ण क्रांति, पूर्ण क्रांति। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल रिवॉल्यूशन, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने एक नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे पहले और आजादी के समय भी इनका बड़ा योगदान रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं हमारे देश में और इनकी कद्र सभी समाजवादी दल से आने वाले लोग या सोशलिस्ट अप्रोच रखने वाले लोग और वैसे भी हर दल से रहने वाले लोग इनका करते हैं। तो इनका जो आंदोलन था फिर वो बहुत व्यापक रूप से फैला, बाद में वो इमरजेंसी भी हो गई और देखेंगे बड़ा रोचक बातें हैं वो भी। देश का आम जनमानस जन आंदोलन का हिस्सा बना और 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर 1977 में चुनाव हुआ। इस घटनाक्रम को भी हम देखेंगे डिटेल में अगले उसमें। 1977 में आम चुनाव हुआ, कांग्रेस की करारी हार हुई। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ध्यान रखिए 1977 जितने ये दल थे सब एक साथ मिल गए, सबने अपने दल को मिला दिया एक में और वो मिलकर क्या बन गई, जनता पार्टी एक बनाई गई। और जनता पार्टी बनाई और फिर क्या हुआ, कांग्रेस इस चुनाव के बाद और टूट के बिखर गई। कांग्रेस ई बन गई जो इंदिरा गांधी के साथ रह गई और एक स्वर्ण सिंह थे कांग्रेस में। स्वर्ण सिंह समिति का एक बड़ा रोचक मामला आता है। जब आप अपने संविधान को देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य, वो स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा ही उसको बनाया गया था। तो स्वर्ण सिंह वाली कांग्रेस को कांग्रेस एस कहा गया और इंदिरा वाली को कांग्रेस ई कहा गया। तो ये भी एक दूसरा विभाजन कांग्रेस का 1977 के बाद देखने के लिए मिला। पहला 1969 में, दूसरा 1977 में, और फिर देखेंगे आगे के घटनाक्रम रोचक जो आपको मिलेंगे।
अब देखिए सन 1900 के आम चुनाव में, 80 के आम चुनाव में कांग्रेस पुनः 2/3 बहुमत से सत्ता में लौट गई। अब देखिए क्या हुआ, जनता पार्टी क्या थी, कई दलों को मिलाकर एक पार्टी बनाई गई थी, सबके अलग अलग एस्पिरेशंस थे, सरकार चलाने का कोई अनुभव था नहीं और वो पार्टी ज्यादा सरकार चला नहीं पाई, गिर गई। और देखिए इससे ये साबित होता है, जो एक बार और हम चर्चा कर रहे थे कि क्या एक दल का प्रभुत्व भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक था, वो ठीक था क्योंकि स्थिरता राजनीतिक बनी रही। यहां स्थिरता नहीं बन पाई। इंदिरा गांधी फिर जो है वापस आई, हालांकि 1984 में उनकी हत्या कर दी गई और राजीव गांधी इसके बाद क्या हो गए, प्रधानमंत्री बन गए। 1985 के आम चुनाव में कांग्रेस को फिर सफलता मिली और 415 सीटें राजीव गांधी की लोकप्रियता के कारण देखने को मिली। यंग नेता थे, नए आदमी थे और जोश पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके करिश्मा ने असर किया और 415 सीटें कांग्रेस जीतकर आई, ये भी हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट, तो 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी जी की भी हत्या हो गई और कांग्रेस को केवल 232 सीटें मिली और पीवी नरसिम्हा राव क्या बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। यह भी बड़ा रोचक दौर था। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव बने और इसी समय स्टूडेंट्स भारत के वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जिस समय भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया था, जो आर्थिक सुधार भारत ने अपनाए थे, एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये भी एक रोचक दौर था। और 1999 में कांग्रेस की सीटें घटकर केवल 114 रह गई। 1999 आते आते स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस बहुत ही नीचे जाने लगी। कांग्रेस में एक बार फिर विभाजन हुआ और शरद पवार अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। जब मैं आपको राष्ट्रीय दलों की चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको बताया था। और फिर वहां से कांग्रेस लगातार नीचे आई। फिर बीच में अटल बिहारी, भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने नेतृत्व में सरकार उन्होंने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी आए। 2004 में पुनः कांग्रेस सत्ता में लौटी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। ये सारी चीजें कंडीशन, कोलिशन का दौर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। तो ये कांग्रेसवाद का जो चुनावी व्यतिक्रम यानी इलेक्शन अपसेट था 1967, उसके बाद की ये सारी घटनाएं हैं, उसके बाद ये होने वाली सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, या गैर कांग्रेसवाद जो उपड़ रहा था, इसमें ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में ये प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कांग्रेस का विभाजन और पूरा अगर समेकन देखें, यानी कैसे कांग्रेस स्प्लिट हुई या फिर रिकंस्टिट्यूट हुई, मैंने आपको बताया, उसको एक बार समराइज करते हैं। तो कांग्रेस 1969 में विभाजित हुई। 67 के चुनाव से ही कांग्रेस के भावी स्वरूप का अंदाजा लगने लगा। 62 से ही आर्थिक समृद्धि की दर गिरती जा रही थी, कारणों पर आते हैं। अर्थव्यवस्था नीचे आ रही थी और नियोजन की स्थिति ग्रस्त थी। नियोजन यानी प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग नीचे आ गई थी। कैसे नीचे आ गई थी, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या, हुआ ये स्टूडेंट्स कि 1951 से हमने शुरू की पंचवर्षीय योजना। नियोजन की स्थिति आपको बता देता हूं मैं, यानी प्लानिंग। पंचवर्षीय योजना शुरू की। अब ये पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो 51 से 56 तक पहले चल रही थी, 1951 से 56, ठीक। फिर 56 के आगे बढ़ी। जब 66 का दौर आया, यानी 1966 का जब दौर आया, तो अच्छा चलिए 1951 से 1966 तक ये चल रही थी पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक। अब हुआ ये कि 1966 में 1965 के युद्ध के बाद, यानी पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई। तो हमने 1966 से 1969 तक क्या बनाया, इसको क्या बनाया, इसको प्लान हॉलीडे रखा, यानी प्लान का अवकाश कर दिया। प्लान हॉलीडे, यानी हमने पंचवर्षीय योजना बनाए नहीं, हमने वार्षिक योजनाएं बनाई, एक साल वाली योजनाएं बनाई। नियोजन की बात मैं कर रहा हूं, वार्षिक योजनाएं। हमारे पास पैसा ही नहीं था कि हम पंचवर्षीय योजना बनाए, हमने प्लान हॉलीडे कर दिया। और प्लान हॉलीडे का मतलब यह कि हम उस समय पंचवर्षीय योजना बना ही नहीं रहे थे। हमने क्या कर दिया, प्लान हॉलीडे कर लिया। हमने कहा कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, हम प्लान हॉलीडे करेंगे, ठीक है। और जब प्लान हॉलीडे किया तो हमने क्या किया, वार्षिक योजनाएं बनाई। अब इसका मतलब यह था कि जो नियोजन की प्रक्रिया थी वो बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। प्लानिंग देश में हो ही नहीं पा रही थी, इसलिए जनता में असंतोष था। तो यही चीज बताया जा रहा है कि 1962 में आर्थिक समृद्धि की दर गिरती जा रही थी, नियोजन की स्थिति संकटग्रस्त थी, भ्रष्टाचार, काला धन, काली अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस में मंत्रीगण और संगठनकर्ताओं के मध्य राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा था। भाई कांग्रेस के जो संगठनकर्ता थे, जो सिंडिकेट के लिए, तो कह रहे थे भाई जो सरकार में मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हो, अपना सरकार चलाएं, कांग्रेस में ध्यान न दें। ये एक स्थिति यहां गड़बड़ हो रही थी। जो भी हमने किया इसको मैं समराइज कर रहा हूं। यद्यपि 1967 के चुनाव के बाद क्रमशः इंदिरा गांधी ने सरकार पर अपना कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया, परंतु उनके पास संगठनात्मक आधार नहीं था, पार्टी में पकड़ नहीं थी।
और जो कामराज, एसके पाटिल, इन्होंने क्या किया, ये फिर सिंडिकेट द्वारा कहा जाने वाला दल और इसकी कार्य समिति द्वारा नीति निर्माण करने लगे, कांग्रेस पर हावी हो गए। सिंडिकेट नहीं चाहता था कि इंदिरा गांधी दल के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करें, ये चीज हमने अभी डिस्कस की। सिंडिकेट चाहता था कि हम कांग्रेस पार्टी पर अपना कब्जा रखें। 1967 में कांग्रेस ने दल के अध्यक्ष के पद से अवकाश किया और सिंडिकेट की चतुराई के चलते इंदिरा गांधी अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाने में असमर्थ थी और निजलिन गप्पा फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये है के कामराज। महत्वपूर्ण बात, इनकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण आती है। ये है कामराज, ठीक है। तो निजलिन गप्पा जो थे वो भी सिंडिकेट के ही मेंबर थे, इसलिए अब इंदिरा गांधी की और कुछ ज्यादा चल नहीं रही थी। इंदिरा ने अपने पसंद के लोगों को कार्य समिति में भी नहीं, यानी जो CWC थी, जो निर्णय लेती थी, उसमें भी वो लोग शामिल नहीं हो पाए। और जो ये पूरे जो सिंडिकेट कांग्रेस था, इसके भीतर जो है एक प्रभावशाली नेताओं का समूह था और ये सारे लोग, जैसे इन नेताओं को आप देख सकते हैं, एसके पाटिल बंबई के, कर्नाटक के निजलिन गप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीवा रेड्डी, ये वही एन संजीवा रेड्डी है जिनको उपराष्ट्रपति बनाना चाहते थे सिंडिकेट वाले लोग, ठीक है। अतुल्य घोष, ये सारे लोग क्या थे, किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को इन लोगों ने प्रधानमंत्री बनवाया, इसके बाद इन्हों लोगों ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 68-69 के दौरान सिंडिकेट इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने का षड्यंत्र करने लगा। अब दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला यह कि जनविरोध और हिंसा का किस प्रकार से मुकाबला किया जाए, यह इंदिरा गांधी के समान था। भाई जनविरोध तो बढ़ ही रहा था, भ्रष्टाचार, काला धन, आर्थिक रूप से कमी आई थी, तो कैसे इसका सामना किया जाए, यह भी एक चुनौती थी। दूसरा, पार्टी अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः कैसे प्राप्त करे, क्योंकि 1967 में नीचे आ गया था टैली। कांग्रेस वामपंथी और दक्षिणपंथी धड़े में विभाजित हो गई और दोनों भावी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को लेकर मत वैभिन्न पैदा हो गया। अब कांग्रेस में कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, वाम पंथ का रास्ता अपनाना चाहिए, कुछ लोग कहने लगे नहीं, दक्षिण पंथ का अपनाओ, यानी थोड़ा पूंजीवाद के करीब चलो, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, साम्यवाद के करीब चलो, और आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीके के जो निर्णय लेने था उसमें इंदिरा गांधी को भी बहुत दिक्कत होने लगी। दोनों ही धड़ों के बीच मतभेद बढ़ता गया और मजेदार बात यह हुई कि ये जो धड़े थे कांग्रेस में, वो क्या करने लगे, विपक्षी दलों से जाके, जो उनके विचारधारा के विपक्षी दल थे, उनसे जाके मिलने लगे। जो यंग टर्क थे वो कहा जाता है कि वो कम्युनिस्टों की तरफ चले गए, बाकी लोग जो है जनसंघ की तरफ बढ़ने लगे, स्वतंत्र पार्टी की तरफ बढ़ने लगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो दक्षिण पंथ था वो जाहिर सी बात है जनसंघ वाली विचारधारा और स्वतंत्र वाली पूंजीवादी विचारधारा की तरफ चला गया था। अब गांधी समझ चुकी थी कि कांग्रेस जो पुरानी है उसका कोई रोल अब रह नहीं जाएगा, उससे कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए पहले सिंडिकेट का प्रभाव वो खत्म करना चाहती थी। दूसरा, लोक लुभावन प्रगतिशील कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी कि लोगों को उनसे जुड़ने का मौका मिले। मैंने आपको बताया था अभी ये चीज। और 1967 में ही पार्टी की कार्य समिति के समक्ष वह एक 10 सूत्रीय मांग पेश कर चुकी थी, 10 सूत्रीय योजना पेश कर चुकी थी कि मैं इस तरह सरकार चलाऊंगी और इस पर आप सभी को राजी होना पड़ेगा। अब देखिए, जो उन्होंने कुछ प्लान लेकर जो आई, लोक लुभावन या लोगों के हित के लिए जो महत्वपूर्ण प्लान लेके आई, भूतपूर्व राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त करना। मैं भी बताया, कई ऐसे राजा थे जिनको क्या मिलता था, जिनको पेंशन मिलती थी सरकार के खजाने से, कि ठीक है आप राजा थे तो आजादी के बाद आपने रियासतें मिला दी भारत में तो आपको पेंशन मिलेगा। ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना, उन्होंने बोला भाई इससे कम मजदूरी में कोई मजदूरी नहीं करेगा, तो अगेन फिर गरीबों को एक अच्छा मिला। शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा तय करना, संपत्ति के लिए अधिकतरी सीमा कर दी, भाई इससे अधिक संपत्ति किसी के पास नहीं रहेगी। तो जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको लगा कि ये तो समाजवादी तरीके से सोच रही है, तो हमारे हित में सोच रही है। इसी का नतीजा हुआ कि फिर 1900 जो इसके बाद जो चुनाव हुए 72 वाले, उसमें वो जीती। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मैंने अभी बताया कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, जो प्राइवेट बैंक थे उन सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 बहुत प्रमुख ऐसी चीजें थी जो इंदिरा गांधी ने किया था, जिससे कांग्रेस का फिर से रिकंस्टिट्यूशन हो गया या उनका पुनः समेकन देखने के लिए मिला और 354-55 सीटें वो 72 के चुनाव में जीतती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था और सिंडिकेट और इंडिकेट, इंदिरा गांधी के जो समर्थक थे, दोनों में भिड़ंत थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बीवी गिरी जीते और सिंडिकेट चाहता था, कौन? सिंडिकेट चाहता था कि नीलम संजीवा रेड्डी जीते। ऐसा मैंने आपको बताया था। भाई देखिए, एक ही दल है, 2 लोगों को चाह रहा है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, कांग्रेस के पदाधिकारी, वो चाहते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी जीते। इंडिकेट यानी कांग्रेस जो है उसमें इंदिरा गांधी को पसंद करने वाले जो लोग थे और इंदिरा गांधी स्वयं, वो चाहती थी बीवी गिरी जीते। अंततः बीवी गिरी ने इंडिपेंडेंट के रूप में भाग लिया और वो जीत भी गए इंदिरा गांधी के समर्थन से। ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और कांग्रेस अध्यक्ष निजलिन गप्पा ने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ से नीलम संजीवा रेड्डी के लिए समर्थन मांगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने फिर सिंडिकेट पे आरोप लगा दिया कि देखिए तो प्रतिक्रियावादी और जो हमारे विपक्ष हैं उनसे समझौता कर रहे हैं। रेड्डी की हार से सिंडिकेट को धक्का लगा और कांग्रेस फिर विभाजन के कगार पर आ गई, मतलब विभाजन करार पे आ गई। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी, जगजीवन राम और फखरुद्दीन अली अहमद को अनुशासनहीनता कहते हुए इनडिसिप्लिनरी का आरोप लगा के पार्टी से निकाल दिया
और 1269 को इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया, ठीक है, 1969 में, 1969 में। लेकिन कांग्रेस संसदीय दल के ज्यादातर जो लोग थे, कांग्रेस में जो काम करने, जो सांसद थे, कांग्रेस में जो नेता थे, वो ज्यादातर इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे। 432 में से 330 लोग, संसदीय दल होता है ना जो राज्यसभा लोकसभा के मिला के सांसद वगैरह लोग थे, 432 में से 330 लोग ज्यादातर उनके साथ थे। फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया, सिंडिकेट के नेतृत्व वाला कांग्रेस, कांग्रेस ओ कहलाया, और जो इंदिरा गांधी के साथ जो डिवीजन हुआ वो कांग्रेस आर कहलाया। तो जो कांग्रेस का डिवीजन वाला पूरी कहानी मैंने आपको समझाई थी, उसका ये समरी है जिसको आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली जानना है। बाद में कांग्रेस एन के नाम से, यानी न्यू कांग्रेस के नाम से भी जाना गया। अब देखिए, औपचारिक विभाजन के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने दल के सदस्यों के स्थान पर सीधे जनता से संपर्क किया। उन्होंने गरीबी हटाओ का लोक लुभावन नारा दिया। पुरानी कांग्रेस के नेताओं ने भी, सब पार्टियों ने मिलकर अलायंस बनाया और उन्होंने बोला कि इंदिरा हटाओ। माने इंदिरा गांधी ने बोला कि गरीबी हटाओ नारा दिया, और उन लोगों ने बोला कि इंदिरा हटाओ। ये नकारात्मक एक नारा विपक्षियों ने दिया, जो कांग्रेस, जो इंदिरा के विपक्ष में थे। और जो पांचवा आम चुनाव 1971 में, इंदिरा गांधी को अभूतपूर्व सफलता मिली। इंदिरा कांग्रेस को लोकसभा में 352 सीटों पर सफलता मिली, और इंदिरा गांधी परिवर्तन का प्रतीक बनकर कांग्रेस की जो छवि थी उसको फिर वापस ले आने में बहुत कामयाबी हासिल हुई। तो ये जो गैर कांग्रेसवाद या कांग्रेस के खिलाफ जो एक अफसर्स दिखाई दे रहा था, या कांग्रेस टूटती हुई दिखाई दे रही, उसको फिर समेटने का प्रयास किया। लेकिन 75 की इमरजेंसी के बाद काफी हद तक फिर उसको धक्का लगा, और एक विभाजन 77 में भी देखने के लिए मिला था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, पांचवें आम चुनाव तक भी, यानी 1952 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, 67 का चुनाव और 71 का चुनाव, अभी भी कांग्रेस क्या था, सत्ता में वही थी। अब भले कांग्रेस का विभाजन हो गया था, लेकिन कांग्रेस के नाम से ही चलने वाली संस्था सत्ता में बनी थी, और उसका श्रेय जाता है इंदिरा गांधी को। अब 71 की लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और राजनीतिक परिपक्वता का पर्पस देते हुए नए नारे को जन्म दिया था, वो गरीबी हटाओ। संविधान सभा में नेहरू ने कहा था कि हम गरीबों के आंसू पोंछ देंगे। जब 71 के चुनाव के पूर्व इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया तो यह जन साधारण के हृदय को छू गया, और इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 चली, इस मुद्दे को विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, नेहरू का ये 71 के चुनाव में गरीबी हटाओ क्यों था? एक तो गरीब परेशान थे, एक उनके अंदर से आंदोलन की भावना भी उपज रही थी, और ऐसी स्थिति में जो नेहरू ने कहा था हम गरीबों के आंसू पोंछ देंगे, जब इंदिरा गांधी ने वो बात कही तो लोगों को लगा रहा नेहरू की बेटी है, और बड़ा ये एक नजदीकी दिखाई दे रही है, लोग इमोशनल हो गए और गरीबी हटाओ के पीछे चल दिए, और उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। फिर जो 5th 5 ईयर प्लान था हमारा, पंचवर्षीय योजना 5वीं जो थी 1974 से 79 तक जो चली थी, उसमें ये गरीबी हटाने के लिए बहुत कार्यक्रम लाए गए और बहुत इसको करीबी से देखा गया। इसमें कहा गया कि बेकारी, अल्प रोजगार तथा गरीबी पर सीधे चोट करना अत्यंत आवश्यक है। अब से हर योजना में गरीब के उन्मूलन की चर्चा की जाएगी, और ये डिसाइड किया गया कि अब जो भी योजनाएं बनेंगी उसमें पॉवर्टी एलिविएशन, यानी गरीबी को हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएंगे, ताकि गरीबी हटाई जा सके और देश की जो स्थिति है उसको ठीक की जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात देखने के लिए हमको 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद मिली थी। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सेशन लेकर आए हैं आपके लिए, और वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। किस चैप्टर का? कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। इसका जो हमने वन शॉट रिवीजन किया था, जो हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस में विभाजन का दौर आया था, कैसे इंदिरा गांधी ने सरकारें बनाई, किस तरीके से 1967 का चुनाव एक भूकंप के रूप में आया, बहुत सारे परिवर्तन आए, और फिर 1971 में फिर उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, ये सारी चीजें, और 1977 का जो आम चुनाव हुआ, ये सारी चीजें हमने बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखी। आज उसका हम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी विषयों के सभी चैप्टर्स की निःशुल्क पढ़ाई मिलती है, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट के हिंदी माध्यम में, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप इसको कर सकते हैं। यहां पर खास बात यह है स्टूडेंट्स कि कभी भी 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद यहां किसी भी सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए या किसी पैकेज परचेज करने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा। सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट्स की आपको मिलती रहे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ मिलता रहे, जिससे आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकें, अच्छे तरीके से आप फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम में पास होकर बाहर आए। तो इसी गुड नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का ये इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सारे जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिए हुए इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सब का सॉल्यूशन देखते हैं इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन के क्लास में। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? ठीक है, सही कौन सा है? तो कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजय रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव यह हार गई। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है कि ये स्टेटमेंट ठीक है।
तो कांग्रेस क्या हुई, विजयी रही किसमें, लोकसभा के चुनाव में 282 सीटें उसको क्या मिली थी, 283 सीटें मिली थी, पहले 354 थी पहले आम चुनाव में, लेकिन कई राज्यों की विधानसभा में वो चुनाव हार गई, लगभग 9 राज्यों में। ठीक है, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा की, गलत स्टेटमेंट। कांग्रेस को लोकसभा बहुमत नहीं मिला, गलत स्टेटमेंट। क्या कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही लेकिन उसका बहुमत भी बढ़ा, यह भी गलत स्टेटमेंट। बहुमत उसका घट गया था, बढ़ा नहीं था, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है, जो क स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही और उसके कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो ये बहुत स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मेल करिए। ठीक है, यानी यहां पर कुछ आपको टर्म्स लिखे हुए हैं और मेल करना है कि कौन किससे मिलेगा। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है सिंडिकेट, ठीक। दूसरा दल बदल, नारा और गैर कांग्रेसवाद, ये 4 महत्वपूर्ण टर्म है। सिंडिकेट के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि कांग्रेस के भीतर ही मजबूत नेताओं का या परंपरागत नेताओं का एक दल था जो इंदिरा गांधी के खिलाफ था। इस चीज के खिलाफ था कि इंदिरा गांधी पार्टी के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, वो सरकार केवल चलाएं, यानी पार्टी पर वो सिंडिकेट के नेता अपना प्रभुत्व चाहते थे। दल बदल जो सबसे फेमस हुआ उस समय, आया राम गया राम के नाम से भी बहुत चला, ये आया राम गया राम, यानी जो एक दल से दूसरे दल में चुनाव जीतने के बाद जा रहे थे। नारा यानी स्लोगन जिसको बोलते हैं चुनाव में लुभाने के लिए, और गैर कांग्रेसवाद यानी कांग्रेस के अलावा जो विचारधाराएं या दल निकल कर आए उनको बोला गया। यहां है कि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में चला जाए, तो ये दल बदल जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा, ये नारा दिखाई पड़ रहा है। ठीक, कांग्रेस और उसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना, इसको गैर कांग्रेसवाद कहा गया। कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह, इसको सिंडिकेट कहा गया। तो ये आसानी से आप मिला सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको डिटेल में भी दिखाई देगा कि मिलाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि सिंडिकेट क्या हो जाएगा, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह। दल बदल क्या हो जाएगा, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़ दे। ठीक है, इसी के खिलाफ एक कानून भी बना जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। बाद में यह कानून लाया गया इसी को देखते हुए, एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए हो क्या रहा था इस जमाने में कि मान लीजिए कोई दल है, उस दल से कुछ नेता चुनाव जीतकर आ गए, अब उस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन वो करते क्या थे, सरकार में मंत्री पद पाने के लिए या पैसे के लालच में या किसी भी लालच में वो जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो इससे जो लोगों का मत था, जो जनमत था जिस पार्टी के लिए, वो उस धोखा हो जाता था। तो बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि अगर कोई भी सांसद विधायक चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी उसको उसकी विधायकी या सांसदी छीन ली जाएगी। हाँ, एक ऑप्शन फिर भी रखा गया कि अगर 1/3 लोग एक साथ चले जाते हैं, 1/3 एक साथ निकल के चले जाते हैं किसी पार्टी में, तब वो नहीं माना जाएगा। तो कुछ अभी इसका दुरुपयोग आप देखते हैं कि आजकल भी देखने के लिए मिलता है। नारा, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मनोभावन नारा। गैर कांग्रेसवाद यानी कांग्रेस और उसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित नारे में से किन नेताओं का संबंध है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, इंदिरा हटाओ, विरोधी दल, जो सारे दल एक साथ हुए थे, और गरीबी हटाओ, ये 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। ठीक है, किसने, इंदिरा गांधी। तो इसको ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है कि जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा हटाओ विरोधी दल, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान रखना है। अगला करते हैं, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है। इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, बिल्कुल ठीक। इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था, गलत। इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था, गलत। सभी गैर कांग्रेसी दल एकजुट नहीं हुए थे। इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क इसका सही जवाब हो जाएगा कि ग्रैंड अलायंस जो बनाया गया था ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी सिंडिकेट वाले नेता भी जो नाराज थे वो सब इसमें मिल गए थे। किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए, यहां कुछ समाधान दिए गए हैं, प्रत्येक पर विचार कीजिए और उसके सामने उसके फायदा और घाटों को लिखिए। अब देखिए ये एनसीईआरटी ये थोड़ा क्या कर रही है, आपको विश्लेषण करने की कला को सिखाना चाह रही है, थोड़ा एनालिटिकल बना रही है कि आप देखिए कि 1967 में जो चुनाव प्रक्रिया आपने देखी उसमें क्या हुआ, राजनीतिक दल के अंदर सामंजस्य नहीं बन पाया। तो यहां पर एक उससे उठाकर एक प्रश्न बनाया गया है कि यहां पर राजनीतिक दलों में कोई आपसी मतभेद ना हो, उसका समाधान करने के कुछ उपाय हैं, उसका फायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, बताइए। पहला है पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। अब ये समझ लीजिए किसी पार्टी का प्रेसिडेंट है
और उसके बताए हुए मार्ग पर अगर चलना है, ये एक समाधान है, तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि पार्टी में डिसिप्लिन बना रहेगा, अनुशासन बना रहेगा। और घाटा क्या हो सकता है कि पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो चाहेगा कि मेरी दादागिरी चले, मेरे हिसाब से ही पार्टी चले। तो आपको इसका अगर फायदा देखें तो पार्टी में अनुशासन बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक। घाटा यह है कि पार्टी में अध्यक्ष या बड़े नेताओं की दादागिरी बढ़ेगी और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए अगर एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर और उसी के सारे विचारों को थोपा जाए तो ये हो सकता है कि बाकी जो लोग हैं उनको ये लगे कि भाई हमारी सुनी नहीं जा रही है और उनकी दादागिरी चल रही है, और लोगों में जो आंतरिक लोकतंत्र है, सबकी बात सुने जाने का जो कंसेप्ट है, वो इससे प्रभावित हो सकता है। तो ये कुछ फायदे और नुकसान इस चीज के दिखाए गए हैं। अच्छा, ख पर आइए। अगर अब दूसरा समाधान क्या हो सकता है पार्टी में ठीक ठाक रखने के लिए, कि पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल किया जाए, यानी जो मेजॉरिटी का है, सब लोग मिलकर जो कहें वो बात मानी जाए। अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं। इसमें फायदा तो ये होगा कि पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लगेगा कि लोकतंत्र बढ़ रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम सभी की बात सुनी जा रही है, ये लोगों को फायदा लगेगा। घाटा होगा कि पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे अच्छा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी बात मानी जाएगी, तो लोग कहेंगे तुम हमारे तरफ से ज्यादा बोलना। कोई कहेगा नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर ये बात कहेंगे। यानी गुटबाजी होगी, एक राय नहीं बन पाएगी, एक आदमी निर्णय नहीं ले पाएगा। प्रत्येक मामले में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों का खेमा आ जाएगा। जब डिसीजन लेना होगा तो होगा कि नहीं, कुछ लोग चाहते हैं ये बने, कुछ लोग चाहते हैं ये करें, तो फिर उसमें एक फ्रैक्शन दिखाई देगा। तो ये फायदा नुकसान इस चीज का है। अगला क्या उपाय था कि हर एक मामले में गुप्त मतदान कराए। गुप्त मतदान यानी सबको बोले कि आप बिना किसी को बताए अपनी राय दे दीजिए। तो मौका तो सबको मिल रहा है, लेकिन किसी की आइडेंटिटी बाहर नहीं आ रही। फायदा यह है कि यह पद्धति अधिक लोकतांत्रिक और निष्पक्ष है। यह ज्यादा क्या है, निष्पक्ष का मतलब कि यह ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, कि किसी पर कोई दबाव नहीं बना पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि आप मेरे लिए वोट दीजिए, मैं कहूंगा ठीक है, तो मैं अगर आप सबके सामने हाथ उठा के वोट देता हूं तो भाई क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको, चाहे मैं आपको पसंद ना करूं या करूं, आपके दबाव में मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन ये है कि जाकर चुपचाप पर्ची डाल देनी है या आपके नाम का बटन दबा देना है, तो ये होता है सीक्रेट वोटिंग, गुप्त मतदान। संसद में भी आपने देखा होगा कई सारे जब फैसलों पर मतदान कराया जाता है तो गुप्त वोटिंग कराई जाती है। तो इसका फायदा तो यह है कि राजनीतिक लोकतांत्रिक और निष्पक्ष है। घाटा ये होगा कि राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष के व्हिप जारी करने के बावजूद उम्मीद के अनुरूप कई बार परिणाम नहीं मिलेंगे। ये व्हिप जो होता है ना, व्हिप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, उस पार्टी को लोकसभा में या राज्यसभा में कोई एक बिल का समर्थन करना है या उसका विरोध करना है, तो वो एक व्हिप जारी करती है, एक ऑर्डर जारी करती है कि हमारी पार्टी के सभी सांसद इसके खिलाफ वोट करेंगे या इसके समर्थन में वोट करेंगे। पहले ही बता दिया जाता है पार्टी की तरफ से। अब मान लीजिए अगर गुप्त मतदान होगा तो उसके सांसद वहां वोट किए हैं कि नहीं किए हैं, या किसने खिलाफ वोट किया है, पता ही नहीं चलेगा। तो व्हिप जारी करने के बावजूद भी पार्टियां किसी मुद्दे पर अपनी राय ठीक से नहीं मनवा पाएंगी। जैसे मान लीजिए किसान के लिए कोई बिल आ रहा है, अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दो पार्टियां हैं। बीजेपी अपने सभी नेताओं को बोलेगी कि आप इसके पक्ष में वोटिंग करिएगा, कांग्रेस अपने सभी सांसदों को बोलेगी आप इसके खिलाफ वोट करिएगा। तो अब ये व्हिप हो गया, लेकिन वहां जाके सबको चोरी से वोटिंग करनी है, तो ना कांग्रेस जान पाएगी कि मेरे किस नेता ने वोटिंग की है या नहीं की है, और ना बीजेपी पता लगा पाएगी। तो ये जो गुप्त मतदान है, ये इससे व्हिप का उल्लंघन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। घ था कि पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह लेना। इससे क्या फायदा नुकसान होगा? इससे फायदा ये होगा कि कम उम्र के नेताओं को अनुभवी और परिपक्व लोगों की सलाह या मार्गदर्शन मिलेगा, नई पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। यानी पार्टी में सवाल हमारा क्या था कि पार्टी में मतभेदों को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो अगर मतभेदों को कम करने के लिए पार्टी में बुजुर्गों का अगर हम राय लेना शुरू करें तो इससे क्या होगा, अनुभवी और मैच्योर लोगों की राय मिलेगी। घाटा होगा कि पार्टी में सिर्फ वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की मनमानी चलेगी। नुकसान भी हो सकता है, भाई अनुभव नेता को लग सकता है कि बार बार हमसे राय लेने आ रहे हैं तो जो हम चाहें वही ये माने, तो हो सकता है कि वो प्रैग्मेटिक ना हो या आज के हिसाब से वो लागू ना होता हो। तो ये कुछ फायदे और नुकसान, जो बहुत अच्छा प्रश्न था ये, आपको एक विश्लेषण करने का, एनालिसिस करने का या थिंकिंग करने का, आप इसको कह सकते हैं कि HOTS प्रश्न टाइप का ये प्रश्न है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला। NCERT ने हालांकि ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है? यानी कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के हार के रूप में आप उसको रख सकते हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देना है, आपको संक्षेप लिखना है। तो यानी सभी पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा संक्षेप में आपको बताना है। पहला, कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेता का अभाव। 1967 की बात की जा रही है। कुछ हद तक ये बात ठीक थी, क्योंकि 1967 तक जो है, अब लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू जी की भी हो चुकी थी, और इंदिरा गांधी अभी नई आई थी। उनका करिश्मा या उनका चमत्कार अभी बहुत हुआ नहीं था। कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट, बिल्कुल ठीक बात है, ये देखने को मिला था। यानी कांग्रेस एक इसमें सिंडिकेट हो गए थे और एक कांग्रेस इंडिकेट हो गए थे, यानी इंदिरा वाले कांग्रेस हो गए थे। क्षेत्रीय, जातीय और सांप्रदायिक समूह की लामबंदी को बढ़ाना।
क्षेत्रीय दल भी धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे थे। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल पर डीएमके का था। डीएमके तमिलनाडु में जो 1967 के चुनाव में 25 सीटें जीत गई थी अकेले। तो क्षेत्रीय दल भी बहुत तेजी से उभर रहे थे। गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता देखने के लिए मिली थी। जो स्वतंत्र पार्टी थी, जनसंघ थी, सब एक जैसे मिलने लगे थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या हो गया? मतभेद ही तो मतभेद हो ही गया था। जो टूट वाली बात आ रही है, वो सारी चीजें अपने अपने जगह पर ठीक है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेता का अभाव इसे कांग्रेस की हार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अनेक वरिष्ठ और अनुभवी करिश्माई नेता थे। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इस पॉइंट को, यानी अनुभवी नेता के कमी को हार का कारण बताया जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू जैसे और शास्त्री जैसे नेता तो नहीं रह गए थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता अभी वहां कांग्रेस में थे, और वो अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो शायद उसका नतीजा बहुत बढ़िया आ सकता था। कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट, यह कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण था। देखिए, यानी करिश्माई नेताओं का अभाव आप बड़ा कारण नहीं बना सकते। हाँ, नेहरू और शास्त्री जैसे नेता नहीं थे, ठीक है, लेकिन कामराज, पाटिल, इस तरह के बड़े बड़े नेता अभी भी कांग्रेस में थे, है ना। तो और इंदिरा गांधी कम ही प्रभावशाली लेकिन थी। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो ये कि उसमें टूट था, क्योंकि कांग्रेस अब दो गुटों में बट गई थी। सिंडिकेट का कांग्रेस, जिसका संगठन पर अधिकार था, और इंडिकेट की इंदिरा समर्थक वाली कांग्रेस, यानी कांग्रेस इंडिकेट, कांग्रेस आई जिसको कह रहे थे, यानी इंडिकेट वाली कांग्रेस और सिंडिकेट वाली कांग्रेस बट गई थी। और इसके अलावा व्यक्तिगत वफादारी दिखाने के चाहत के कारण मतभेद बढ़ते जा रहे थे। भाई, कुछ लोग चाह रहे थे कि हम इंदिरा गांधी को दिखाएं कि हम आपके करीब हैं, कुछ लोग चाह रहे थे कि वो कामराज और सिंडिकेट में जो नेता हैं उनको दिखाएं, निजलिंग गप्पा जैसे नेता थे उनको दिखाएं कि भाई हम आपके करीब हैं। इससे मतभेद बढ़ रहा था। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रीय जातीय सांप्रदायिक समूहों की लामबंदी को बढ़ाना। 1967 में पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में डीएमके जैसे दलों के उदय से अनेक राज्यों में क्षेत्रीय जातीय और सांप्रदायिक लामबंदी को बढ़ावा मिलने के कारण कांग्रेस को भारी धक्का लगा। पंजाब में अकाली दल, जो अब तक एक नेता है, जिसके अब नेता इस समय सुखबीर सिंह बादल हैं, ठीक है, प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, तो अकाली दल तेजी से उभर के बाहर आ रहा था पंजाब में। इसके अलावा तमिलनाडु डीएमके करुणानिधि जो बहुत बड़े नेता थे, डीएमके का जो पार्टी है, ठीक है, ये पार्टी भी तेजी से उभर कर बाहर आ रही थी। जो इन चीजों को, इन पार्टियों के क्षेत्रीय दलों के उभरने से कांग्रेस को धक्का लगा और कांग्रेस के हार का कारण भी बना। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, जिसकी चर्चा अभी मैंने आपको शॉर्ट में की थी। गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता, गैर कांग्रेसी दलों के बीच पूर्ण रूप से एकजुटता नहीं थी, लेकिन जिन जिन प्रांतों में वहां ऐसा हुआ, वहां वामपंथियों अथवा गैर कांग्रेसी दलों को लाभ मिला। अभी मैंने आपको बताया कि कई जगह जो नेता थे, अब देखिए कम्युनिस्ट तो नहीं साथ में मिले, लेकिन कहीं कहीं स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ, कहीं कहीं सिंडिकेट से गए हुए लोग एक साथ मिलकर गैर कांग्रेसवाद को बढ़ा रहे थे। जहां जहां यह सफल हुआ, वहां वहां कांग्रेस को हार मिलनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद, कांग्रेस पार्टी के अंदर का मतभेद के कारण बहुत जल्दी ही आंतरिक फूट कालांतर में सभी के सामने आ गई, और लोग यह मानने लगे कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कई कारणों में से यह कारण एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो मतभेद हो गया था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई थी, ये इनके हार का एक बहुत प्रमुख कारण बनी थी, जो हमने महत्वपूर्णता से जिसकी चर्चा भी की है। अगला प्रश्न है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? लोकप्रिय यानी जिससे लोग पसंद करने लगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कांग्रेस में फूट पड़ी तो इंदिरा गांधी को यह आभास हो चुका था कि पुरानी कांग्रेस मर चुकी है, नई कांग्रेस को लोगों के हितों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों के एस्पिरेशन से जुड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ कठोर नियमकरण और कठोर कानून बनाए, जैसे प्रीवी पर्स, यानी जो राजा महाराजाओं का पेंशन था उसको बंद करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री एजेंडा लेकर आई थी जिसमें गरीबी हटाने की बात की गई थी, कैसे हम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकेंगे। तो ये जो कुछ इनके कदम थे, इससे ये दिखाई पड़ा कि ये गरीबियों के हित में है और लोगों से जुड़ी और लोकप्रिय होती चली गई। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार कई कारणों से लोकप्रिय हुई। इंदिरा गांधी की सरकार ने अनेक साहसी फैसले लिए, यानी जो फैसला लेना आसान नहीं था, जमींदारों के खिलाफ जाना, प्रॉपर्टी पर लिमिट लगा दिया। इसके अलावा राजा महाराजाओं से दुश्मनी मोल लेना कि प्रीवी पर्स खत्म हो जाएगा, बैंक जो प्राइवेट हाथों में थे उसका नेशनलाइजेशन कर देना। दोस्त वर रियली अ ब्रेव डिसीजंस आई मस्ट से। उनकी सरकार ने अधिक प्रगतिशील कार्यक्रम जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वायदा कि बैंक भाई हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, उसको सरकारी करेंगे और लोगों के नजदीक ले जाएंगे। कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम यानी वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई, इसकी घोषणा की गई। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण भी महिला मतदाताओं में अधिक लोकप्रिय थी। अगर आप कभी YouTube पर जाकर वीडियो फुटेज देखें और वीडियो देखें इंदिरा गांधी के प्रचार करने का तरीका, तो आप देखेंगे कि गांव महिलाओं के बीच में माला लेकर वो घुस जाती थी और मिलती थी। तो एक महिला होने के नाते भी वो लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित थी, और आजादी के बाद पहली बार कोई महिला नेता नेतृत्व करती हुई दिखाई भी पड़ रही थी।
तो इस कारण भी वो काफी लोकप्रिय थे। इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रिवी पर्स को समाप्त करना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवी पर्स, ध्यान रखिएगा। श्री वीवी गिरी जैसे मजदूर नेता को, ठीक है ना, वीवी गिरी मजदूर संगठन के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। अगर आप कभी नोएडा जाने या जो स्टूडेंट्स नोएडा से हो, देखिएगा वहां वीवी गिरी श्रम संस्थान भी है वीवी गिरी के नाम से। तो ऐसे नेता को उन्होंने जो है राष्ट्रपति बनाया, क्योंकि वो सिंडिकेट ने चाहता था कि वो नीलम संजीवा रेड्डी को बताए, लेकिन इन्होंने वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनवाया। ठीक है, इन सब इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की लोकप्रियता बनाई। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये सबसे महत्वपूर्ण रहा और बहुत लोकप्रियता इंदिरा गांधी को इससे मिली। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश आज जो आप देख रहे हैं वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान मेन पाकिस्तान जो आप देखते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान में एक आंदोलन चल रहा था और बांग्लादेश की आजादी के लिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी सेना को हराया और बांग्लादेश को आजाद करके एक नया राष्ट्र बनवाया। इससे भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई 1971 में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है, सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। तो हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की है कि सिंडिकेट का अर्थ था कि कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेता जिनका कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन या संस्था पर पूर्ण कंट्रोल था और जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी देश की सरकार चलाने में ध्यान दें, वो पार्टी में दखलंदाजी न करें। इसके कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, के कामराज, निजलिन गप्पा, इस तरह के महत्वपूर्ण नेता थे जो इसमें शामिल थे। तो 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कुछ प्रमुख नेताओं का एक समूह उभर कर आया था। ये ग्रुप ऑफ लीडर्स था सिंडिकेट, और कुछ नहीं। कांग्रेस के सभी निर्णय तथा गतिविधियों पर उस समूह का छाप पड़ने लगा। वह एक प्रकार से किंग मेकर के समान था, यानी ये जो सिंडिकेट को जो नेता था जिसको चाहते थे प्रधानमंत्री बना देते। ठीक है, इसी समूह को अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी के संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में लिखा हुआ है कि एक सिंडिकेट ग्रुप होगा, बस ऐसा ही बन गया था। सभी निर्णय पार्टी संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए थे। इस समूह के प्रमुख नेता थे के कामराज जो मद्रास के थे, बंबई के एसके पाटिल, मैसूर के एसएन निजलिन गप्पा और पश्चिमी बंगाल के अतुल्य घोष, आंध्र प्रदेश के एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, इसी एन संजीवा रेड्डी को वो राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये सिंडिकेट है जिसके बारे में हमने कई बार विस्तृत चर्चा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खासकर कामराज और निजलिन गप्पा, क्योंकि निजलिन गप्पा जो है वो अध्यक्ष थे और वही उस पूरे प्रक्रिया में शामिल थे जब नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी के बीच राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। और बाद में इनके अध्यक्ष रहते ही फिर इंदिरा गांधी को, फखरुद्दीन अली अहमद को, इन लोगों को, बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस से निकालने की भी घोषणा की गई थी। ठीक है, धीरे धीरे समूह का दबदबा बढ़ता गया, यानी कि जो सिंडिकेट था, नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को और उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इसने अहम भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट इतना प्रभावी होने लगा कि प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता पूर्वक काम करना कठिन हो गया, ये मैंने बताया। और सिंडिकेट चाहता था कि प्रधानमंत्री उसके सलाह लेकर मंत्रिपरिषद का गठन करे। अब देखिए, मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में किसको मंत्री बनाना है नहीं बनाना है, ये प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है, प्रधानमंत्री जिसको चाहे बनाए। लेकिन समूह चाहता था सिंडिकेट कि हम जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री अपना मंत्री बनाए। ठीक है, उसके अलावा 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में इस समूह ने इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नामांकित करवा दिया। इंदिरा गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वीवी गिरी को उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति बनवा दिया। आप सभी जानते हैं, इसको हमने डिस्कशन किया है। 1971 के चुनाव में इसको एक और झटका लगा जब उसे कुल 16 स्थान मिले। सिंडिकेट कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी और उसकी अपनी भी समाप्ति हो गई। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ, बाद में सिंडिकेट ने अलग से चुनाव लड़ने का या सबके साथ मिलकर लड़ा, उसमें कोई उसको सफलता नहीं मिली और सिंडिकेट धीरे धीरे समाप्त हो गई। यह महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई। तो कई बार हमने ये चर्चा कर ली है, फिर देखेंगे दोबारा आराम से। एनसीईआरटी ने इसको पूछा हुआ है कि 1969 में किन पार्टी, तो कई सारे मतभेद इंदिरा गांधी यानी इंडिकेट और सिंडिकेट में चल रहे थे। इमीडिएट रीजन तब आया जब राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, फखरुद्दीन अली अहमद ने मिलकर बीवी गिरी को राष्ट्रपति बनवा दिया। इंदिरा गांधी को और इन दोनों नेताओं को इसके एवज में निकाल दिया गया पार्टी से और कांग्रेस डिवाइड हो गई। इंदिरा गांधी का कांग्रेस सिंडिकेट से टक्कर, ये एक महत्वपूर्ण कारण था कि कांग्रेस के सिंडिकेट के नेताओं से हर मामलों में टक्कर रहता था और सिंडिकेट अपना अलग समूह था और किंग मेंबर की भूमिका था। और इसको चुनौती हमेशा कौन दे रहा था, इंडिकेट दे रहा था, यानी इंदिरा गांधी के समर्थन में आने वाले नेता। तो ये टक्कर हमेशा एक प्रमुख भूमिका निभा रहा था इन दोनों नेताओं के बीच में चुनौती का।
राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम सिंजीवा रेड्डी थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, अपने समर्थकों को बोला कि आप बीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाइए। और ये जो टकराव था कांग्रेस के इंडिकेट और सिंडिकेट में, ये भी प्रमुख रूप से इस कारण बना किसमें, कांग्रेस के विभाजन के मुद्दे में, कांग्रेस के विभाजन की पूरी प्रक्रिया में। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच मतभेद, देखिए अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। देखिए जो ये मोरारजी देसाई थे ना, जो 1977 में जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बने थे, ये पहले उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री होते थे इंदिरा गांधी की सरकार में। तो इनसे भी इंदिरा गांधी का हमेशा टक्कर चलता रहता था, और इस टकराव के कारण भी ये कांग्रेस में विभाजन लाजिमी था, और वो विभाजन देखने के लिए मिला था। तो ये हमेशा दिखाई दिया जब कांग्रेस में ये प्रधानमंत्री थी और मोरारजी देसाई वहां वित्त मंत्री हुआ करते थे। बाद में यही मोरारजी देसाई जनता पार्टी की ओर से 1977 में क्या हुए, प्रधानमंत्री बने, जब इमरजेंसी के बाद दौर आया था। तो बड़ी रोचक कहानी और इलेक्शन हुआ था वो। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित अनुच्छेद, अब एक पैराग्राफ है, ये सुदीप्त कविराज ने लिखा हुआ है पैराग्राफ। एक बार फिर ये बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है। इस पैराग्राफ के हिसाब से कुछ पॉइंट्स है जिसका कारण आपको बताना है। तो निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें, इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अनुच्छेद देखिए, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अत्यंत केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड और अलोकतांत्रिक पार्टी का संगठन में तब्दील कर दिया, जबकि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस शुरुआती दशकों में एक संघीय लोकतांत्रिक और विचारधारा और समाहार का मंच थी। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब इंदिरा गांधी आई तो बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, जो वो चाहती थी वही होता था, लेकिन नेहरू क्या करते थे, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से सभी विचारों को एक साथ लेकर चलते थे। नई और लोक लुभावन राजनीति ने राजनीतिक विचारधारा को महज चुनावी विमर्श में बदल दिया। ये कह रहे हैं कि जो लोक लुभावन राजनीति आई, गरीबी हटाओ, ये करेंगे वो करेंगे, इसके आगे विचारों का कोई मोल नहीं था, विचारधारा खत्म हो गए, कई नारे उछाले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसी के अनुकूल सरकार की नीतियां भी बनानी थी। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में अपनी बड़ी चुनावी जीत के जश्न के बीच कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन के तौर पर मर गई। अब देखिए बहुत ही तीखा कटाक्ष है ये कि इंदिरा गांधी के कांग्रेस को संभालने के बाद जो विचारधारा के रूप में कांग्रेस को इकट्ठा रहना चाहिए था या बने रहना चाहिए था, नतीजा ये देखने के लिए मिला कि लोक लुभावने नारों के बीच में, चुनावी जीत के बीच में जो संगठन के रूप में, विचारधारात्मक संगठन के रूप में कांग्रेस थी, वो मर गई। अब लेखक के अनुसार नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई रणनीति में क्या अंतर था, यह बताना है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि 70 के दशक में कांग्रेस मर गई और कांग्रेस पार्टी अपने बदलावों का असर दूसरी पार्टियों पर किस तरह पड़ा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जिसके बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। अब पहले का जवाब यह है कि क्यों कहा कि जवाहरलाल नेहरू की तुलना में उनकी पुत्री और तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक पार्टी संगठन के रूप में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है, आप देखिए जो कांग्रेस सिंडिकेट थी, जो जहां पर वो चाहती थी कि सबके जो हम कहें और पार्टी का संगठन जिस तरह कहे काम चले, इंदिरा गांधी जैसा मैं चाहूंगा वैसे चलेगा, दोनों में टकराव की स्थिति थी। और बाद में जब डिवीजन हो गया तो वहां इंदिरा जो चाहती थी वही होता था, तो एक सेंट्रलाइज वहां पर देखने के लिए स्थिति मिल रही थी। जबकि नेहरू के जमाने में कई तरह के विचारधाराओं के लोग, कई नेताओं की आपसी सहमति, कई नेताओं के साथ बातचीत के मसले होते थे। एक तो ये रीजन है। अच्छा, लेखक ने इसलिए कहा, दूसरा पॉइंट लेखक ने क्या कहा है कि 70 के दशक में कांग्रेस मर गई, तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय कांग्रेस की सर्वोच्च नेता अधिनायकवादी व्यवहार कर रही थी। अधिनायकवादी 70 का दशक मतलब 1975 में इमरजेंसी भी आई थी, पूरी तरह तानाशाही प्रवृत्ति देखने के लिए मिली। अधिनायकवादी मतलब क्या? तानाशाही प्रवृत्ति, जैसे जो हम कहेंगे वही होगा, देश में जो बोलेगा उसको कुचल देंगे, उसको जेल में भर देंगे। उन्होंने कांग्रेस की सभी शक्तियां अपने या कुछ गिनती के कुछ कट्टर समर्थकों तक केंद्रीकृत की। मनमाने ढंग से मंत्रिमंडल और दल का गठन किया गया। पार्टी में विचार विमर्श का दौर खत्म हो गया। जो इंदिरा ने कह दिया, यहां तक नारा आ गया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। तो एक अधिनायकवाद चीज दिखाई दे रही थी। ठीक है, व्यवहारिक रूप से विरोधियों को कुचला गया। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई, जबरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम चलाए गए, अनेक राष्ट्रीय और लोकप्रिय नेताओं को जेल में डाल दिया गया। बहुत तो ऐसे लोग थे जो उसी इमरजेंसी के बाद नेता बन गए, यानी जेल में डाले गए थे, निकले बाहर तो नेता के बन के निकले। तो ये चीज दिखाई पड़ रही है, इसलिए कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो मरी हुई पाई गई, ऐसा लेखक ने लिखा है। अंतिम है कि कांग्रेस पार्टी जो थर्ड थी, कि क्या दूसरे दलों में आया, कांग्रेस पार्टी में आए बदलाव के कारण दूसरी पार्टियों में परस्पर एकता बढ़ी। यही कारण है कि जो 1975 का इमरजेंसी आया उसके बाद 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार तक आ गई, जनता पार्टी जीत कर आ गई और उन्होंने गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी संगठन बनाए। मानी एक ऐसे संगठन बना जो कम्युनिस्ट भी नहीं था, और जो देखिए कम्युनिस्ट उसके बाद जब पीछे हुए तो पीछे ही रह गए, फिर वो देश में कभी आगे उभर के आ नहीं पाए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने इस बन रहे गैर कांग्रेसवाद को भी नहीं स्वीकारा, उस आइडियोलॉजी से भी समझौता नहीं किया और मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा करेंगे आगे की चैप्टर में। इसको समर्थन मिल गया। जिन लोगों को जेल में डाल दिया गया उनके परिवारों ने गुप्त सहायता दी गई।
राष्ट्रीय स्वयं को लोकप्रियता बढ़ी, ठीक है, स्वयंसेवक संघ, ठीक है, आरएसएस जिसको बोलते हैं, इसकी लोकप्रियता बढ़ी। कांग्रेस से अनेक संप्रदायों के समूह दूर होते गए और जनता पार्टी के रूप में लोगों के सामने आए। 1977 के चुनाव में विरोधी दल ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और कौन बन गया? जनता पार्टी की सरकार बन गई, ठीक है। और कौन प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई। इसी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जो है विदेश मंत्री थे, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई बन गए और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इस तरह जो कांग्रेस में ये अधिनायकवादी दौर चल रहा था, जो एक कह सकते हैं कि सबको एक साथ न लेके चलने वाली परंपरा चल रही थी, इसने क्या किया? इसने अनेक दलों में भी अलग अलग तरह का प्रभाव डाला। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, यानी एक दल के प्रभुत्व के बाद का जो ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, उससे जुड़ा हुआ, इससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आप पूरे चैप्टर का रिवीजन भी कर सकें और इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल डेटा है, जो जानकारी आपको इस चैप्टर में होनी चाहिए, वो सब मिल जाए। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी के लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सभी विषयों के सभी चैप्टर्स का बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए अध्ययन करने का मौका लेकर लाया है। यानी आप किसी भी विषय को पढ़ना चाहते हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई का सुनहरा अवसर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर आया है, जहां पर किसी भी एक या दो चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको किसी पेड सब्सक्रिप्शन या पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट पढ़ाई आपकी बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, और आप इसे कभी भी पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट की कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना यह है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके पूरी परीक्षाओं के लिए आने वाले समय में भी हम फ्री में उपलब्ध करा सकें, निःशुल्क उपलब्ध करा सकें, जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का एक अपना लक्ष्य भी है। तो इसी गुड नोट पे स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ देखेंगे, जिससे हम प्रयास करेंगे कि जो कांग्रेस में विभाजन का दौर चला और उस समय की जो और परिस्थितियां थी नेताओं से संबंधित, जो जरूरी है जाननी, वो आप इस चैप्टर में कर सकें। तो आइए सबसे पहला चैप्टर करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, माफ कीजिएगा। तो यह है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण बात। हम जब चैप्टर को वन शॉट रिवीजन कर रहे थे तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी, और कई बार महत्वपूर्ण, ये कई परीक्षाओं में, और आपने नारा भी सुना होगा कई बार अपने स्कूलों में। तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान और बहुत जरूरी सवाल है। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, यानी पूर्ण रूपेण जो पूर्वकालिक प्रधानमंत्री दूसरे हुए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, वो लाल बहादुर शास्त्री हुए। और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इस नारे के पीछे का एक लॉजिक भी था कि क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि उनके ही कार्यकाल में 1965 में भारत पाक युद्ध चल रहा था, ठीक है। एक तो भारत पाक युद्ध की स्थिति आई, तो उसको बूस्ट करने के लिए, हमारे सैनिकों का मोराल बूस्ट करने के लिए, क्योंकि 1962 में चीन से जब लड़ाई हुई थी तो थोड़ी परेशानी का सामना हमें करना पड़ा था हमारे जवानों को। तो भारत पाक युद्ध में हमारे जवानों का मोराल हाई करने के लिए, देश के लोगों का मोराल हाई करने के लिए, और उसी समय भारत जो है खाद्य संकट का भी थोड़ा सामना कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हरित क्रांति की स्थिति भी आई थी। तो किसानों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए ये जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके पीछे ये धारणा था कि इस समय देश को दो लोगों के योगदान की सबसे बड़ा जरूरत है, और वो थे किसान, जो खाद्यान्न संकट से लड़ सकते थे, दूसरा देश के दुश्मनों से लड़ सकते थे हमारे जवान। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि कांग्रेस के विरोधी कौन से ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री हुए? अब देखिए, इसमें ये कुछ प्रधानमंत्री के नाम दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना था कि कांग्रेस के विरोध में होते हुए कौन से ऐसे नेता, गैर कांग्रेसी जिसको कह सकते हैं। तो इंदिरा गांधी तो कांग्रेस से ही थी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो मोरारजी देसाई हो जाएगा, क्योंकि मोरारजी देसाई, आपको पता है कि 1975 में आपातकाल आया, ठीक है। आपातकाल के बाद जब 1977 में जब चुनाव की घोषणा की गई, तो जनता पार्टी, सभी दल मिलकर सबने जनता पार्टी बनाया, सब एक होकर सारे विरोधी दल, और जनता पार्टी से फिर मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया, जो पहले कांग्रेस में भी रह चुके थे, मोरारजी देसाई। तो जो पहले कांग्रेस में भी रह चुके थे नेता, वो सब एक साथ आ गए थे, बहुत सारे लोग, और सारे विपक्षी दल लोग थे। तो मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, और ये गैर कांग्रेसी एक तरह से ये कह सकते हैं कि सरकार बनी, और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने देश में।
तो ये ध्यान रखिएगा 1977 का। हालांकि ये सरकार बहुत दिनों तक चल नहीं पाई, हमने इसकी चर्चा की थी, और बाद में फिर से 80 जब आया 1980 का समय आया तो फिर प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी पेश करी इंदिरा गांधी ने, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद फिर वो विजयी घोषित हुई। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने थे देश के, ये आपको जानना आवश्यक है। यही वो सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ से थे और वो विदेश मंत्री बनाए गए। इस तरह के कई नेता थे जो अलग अलग पार्टियों विचारधाराओं से एक साथ मिलकर जिन्होंने चुनाव लड़ा था। और इस जनता पार्टी का जब बाद में विघटन हुआ तो कई सारे दल फिर निकल कर आए। बिहार में जैसे आप देखते हैं कि जो समता पार्टी आई और जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आप देखते हैं, इसके अलावा जो जनता दल सेकुलर आप कर्नाटक में देखते हैं, देवगौड़ा की पार्टी, इसके कई इस तरह के महत्वपूर्ण नेता जो हैं आपको दिखाई देंगे जो इस जनता पार्टी से निकले या विघटन के बाद अलग अलग दल के, रामविलास पासवान की पार्टी जो हुआ करती थी। तो इस तरह के महत्वपूर्ण दल आपको दिखाई देते हैं। तो ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद पर कम दिनों तक रहने के पश्चात 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहां हुई? मैंने बताया था आपको कि ताशकंद समझौता चल रहा था भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद। ताशकंद जो सोवियत संघ में था, और ताशकंद समझौते के दौरान ही रहस्यमयी तरीके से कह सकते हैं कि जो कई बातें होती हैं, तभी उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण अचानक मृत्यु हुई, लेकिन उसमें कई सारी बातें बनाई जाती हैं। रहस्यमयी तरीके से जो है लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई और वो हुई थी ताशकंद समझौते में। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो ये महत्वपूर्ण न सिर्फ आपके चैप्टर के नजरिए से बल्कि करंट अफेयर, बल्कि माफ कीजिए जो जनरल नॉलेज है आपका, यानी सामान्य ज्ञान जो आपका है, उसके नजरिए से भी ये जाननी चीजें जरूरी है कि कैसे क्या घटनाक्रम रहा और कौन सी महत्वपूर्ण चीजें घटित हुई थी। अगला प्रश्न है कि शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी? अब देखिए, शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी? तो जाहिर सी बात है कि शास्त्री जी के पश्चात तो पहले वो प्रधानमंत्री थी, बाद में उन्होंने एक नेता को हराया, यानी जो पहले प्रधानमंत्री थे, यानी उनसे पहले प्रधानमंत्री बने। पहले तो इंदिरा गांधी आ गई और 67 के इलेक्शन के बाद, फिर 71 के बाद, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद फिर एक दूसरे प्रधानमंत्री भी आए जिनको हरा के फिर वो, यानी जिनके बाद वो फिर प्रधानमंत्री बनी, वो थे मोरारजी देसाई, जो 77 वाली सरकार बनी थी जनता पार्टी की। तो सही जवाब इसमें मोरारजी देसाई हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी? दोबारा यानी कि जब जनता पार्टी की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, इंदिरा गांधी सत्ता से अपदस्थ हो गई, उसके बाद वो दोबारा चुनाव में जीतकर कब वापस आती हैं, ये हमारा सवाल है। यानी दोबारा इलेक्शन जीतकर वो कब आती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क 1980, यानी कि जनता पार्टी जो 1977 में आई थी, उस 1977 के बाद दोबारा फिर चुनाव जब हुए तो उस बार फिर इंदिरा गांधी वापस आई, क्योंकि जनता पार्टी 1977 के बाद सरकार ठीक रूप से चलाने में कामयाब नहीं हुई। उसमें भी कई सारे नेता शामिल थे, आपको पता है, सबकी अपनी आकांक्षाएं थी, सबका अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अंतर विरोधों में सरकार चल रही थी। इसलिए दोबारा चुनाव जब हुआ तो 1980 में फिर इंदिरा गांधी ने क्या सफलता मिली और वो चुनाव जीतकर वापस आई। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है? ध्यान समझिए, कौन सी बातें सही नहीं है। क सन 66 से 77, 66 से 77 और सन 1984 तक, 80 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही, तो ये तो ठीक दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, 66 लाल बहादुर शास्त्री के बाद वो प्रधानमंत्री बनी, 67 में उनकी नेतृत्व में सरकार बनी, फिर से जब 283 सीटें आई और इमरजेंसी खत्म होते होते 77 तक वो प्रधानमंत्री रही, और फिर दोबारा 1980 में चुनाव जीतकर 1984 में जब उनकी हत्या हो गई तब तक वो प्रधानमंत्री थी। सन 1964 से 66 तक मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री पद पर रही। इसमें किसकी सरकार थी? लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री। और इसमें ये मंत्री थी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर इंदिरा गांधी इसमें रही। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज है। सन 1967 से 71 और 80 से अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाई, बिल्कुल ठीक बात। 1967 में भी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव जीता था कांग्रेस ने। 71 में गरीबी हटाओ वाला नारा, और 80 में फिर दोबारा वो अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ी और वापस जीत कर आई जनता पार्टी के बाद। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी दिखाई ये पड़ता है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा घ उपरोक्त तीनों सही है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ना और ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ के आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। कांग्रेस,
जनता पार्टी, सीपीआई, स्वतंत्र पार्टी। अब 1977 कब आया था? 75 के आपातकाल के बाद, ठीक है ना। 75 में जब आपातकाल लगा, जयप्रकाश नारायण की पूरा उनका आंदोलन चला था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, और सभी दलों को, सभी नेताओं को भी इकट्ठा किया गया था और सभी इकट्ठा होकर चुनाव लड़े। जनता पार्टी बनाई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए उसमें विजयी पार्टी कौन सी रही? जनता पार्टी उसमें विजयी रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। और पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार देखने के लिए मिली थी, यानी जो कांग्रेस के अलावा दूसरे दल की सरकार देखने के लिए मिली थी। ये जो हम एक दल के प्रभुत्व को चुनौती मान रहे थे, या जिसको मान रहे थे कांग्रेस का गिरना फिर उसका पुनर्स्थापना, इस तरह की बातें जो हम चर्चा कर रहे थे, उसमें ये जनता पार्टी का ये जो चुनाव जीतना था, ये उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। और ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम पूरे भारतीय राजनीति के लिए है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? आपको पता है कि 1967 क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। कांग्रेस के विभाजन के बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का यह प्रयास था कि लोगों से जुड़कर लोगं का समर्थन अपने हक में रखा जाए, और जो सिंडिकेट के मेंबर हैं या जो और मेंबर हैं जो विभाजित हो चुके हैं, जो कांग्रेस ओ बन चुकी थी, वो जाकर विपक्षी दलों में भी अपना विलय कर लिया, उनके साथ मिल गए। तो उन सब ने मिलकर एक नारा दिया। तो 1971-72 में जो इलेक्शन हुए उसमें दो नारे चल रहे थे, एक गरीबी हटाओ और दूसरा नारा था इंदिरा हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन है। इंदिरा हटाओ का नारा विपक्ष ने या जो बाकी सभी नेता मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे थे उनका था। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी। इसमें से सही जवाब हो जाएगा घ, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का ये नारा था कि गरीबी हटाओ, और बाकी चुनाव जो इंदिरा हटाओ पर लड़ा जा रहा था। तो ये माना गया कि ये एक सकारात्मक नारा है और ये एक नकारात्मक नारा लेकर चुनाव लड़ा गया है, लेकिन इंदिरा गांधी को उसमें सफलता मिली और उन्होंने चुनाव जीत लिया और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी रही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि 20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है? देखिए, खतरनाक दशक इसका मतलब यह है जब राजनीतिक तरीके से अस्थिरता रही, जब आर्थिक तरीके से भारत बड़ी बुरी स्थिति में चला गया, उसके अलावा जब युद्ध भी दो उसको लड़ने पड़े 5 साल के अंदर। तो इस हिसाब से 1950, 60, 70, 80, तो दिए गए दशकों में से 1960 का जो दशक है वो खतरनाक दशक था। क्या क्या हुआ? एक तो 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध। इसके अलावा खाद्य संकट, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक विषमता, आर्थिक कह सकते हैं जो आर्थिक गिरावट है ना, अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह गिर रही थी। इसके अलावा क्या समस्याएं थी? नियोजन में चुनौती, यानी प्लानिंग जो थी, नियोजन में चुनौती। आपको पता है कि 66 से 69 तक, यानी 66 से 69 तक प्लान हॉलीडे चला, यानी कि कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया और वार्षिक प्लान से काम चलाना पड़ा। तो नियोजन जो है, प्लानिंग जो है, उसमें भी चुनौती आई। इसके अलावा जो राजनैतिक अस्थिरता का विकास होना शुरू हो गया, राजनैतिक अस्थिरता, ठीक है। राजनैतिक अस्थिरता का विकास धीरे धीरे देखा जाने लगा। अब राजनीतिक अस्थिरता का विकास क्यों देखा जाने लगा? क्योंकि जो एक दल का प्रभुत्व चल रहा था, एक दल का जो स्थिरता बनी हुई थी, उसमें अब फूट, उसमें राजनीतिक हलचल मचनी शुरू हो गई थी, सत्ता के लिए खींचतान शुरू हो गया था। तो ये भी समस्या हमें देखने के लिए मिली थी। तो ये सारी चीजें एक साथ भारत में चल रही थी मोटे। अभी तो इसके अलावा भी कई चीजें थी, भ्रष्टाचार शुरू हो गया था, उसके अलावा जो है सरकारी जो कामकाज था उसमें कमी आ गई थी। राज्यों के चुनाव में भी 67 का जब इलेक्शन आया 1967 का, तो देखा गया कि कई कोलिशन गवर्नमेंट बने, राज्यों के चुनाव में भी कई दूसरे सरकारें बनी जो अस्थिरता उतना नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी। तो ये सारी जो घटनाएं बट रही थी, इसलिए से खतरनाक दशक कहा जा रहा था। यहां से जो है काफी चेंज देखने के लिए मिला भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए तो अगला प्रश्न देखते हैं।
नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, नहीं। प्रधानमंत्री महात्मा गांधी, के कामराज। तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, मतलब आप बिल्कुल आराम से इलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो टफ ऑप्शन रहेंगे तो आपको, लेकिन इलिमिनेशन होता नहीं कि भाई कोई चीजें तो असंभव है। नेहरू की तो मृत्यु हो गई थी, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, महात्मा गांधी जो है वो तो बहुत पहले ही मृत्यु हो गई, तो बचे कौन? के कामराज, जो कि क्या थे? सिंडिकेट के एक बहुत प्रमुख नेता थे। सिंडिकेट यानी कांग्रेस में प्रभुत्व रखने वाला एक समूह, ठीक है। ये सिंडिकेट के महत्वपूर्ण नेता थे। तो के कामराज इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसान मोर्चा, समाजवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, या इनमें से कोई नहीं? तो कृषक विद्रोह यानी कृषकों के लिए आंदोलन उठाना सशस्त्र तरीके से किसकी आइडियोलॉजी थी? तो मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसी समय दुनिया में ये जो लेनिनवादी या मार्क्सवादी विचारधारा थी, सोवियत संघ चल रहा था, ये सारी चीजें उसी घटनाक्रम में चल रही थी। तो उस समय के सबसे संबंध से ये प्रश्न है, इसलिए यहां पर इंक्लूड किया गया मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विचारक रहे हैं, ठीक है, जिनको समाजवादी विचारक कहा जाता है, ठीक है, समाजवादी विचारक। जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, ठीक है, अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की, वो इनको अपना बहुत मुख्य आदर्श मान के चलते हैं। और भी सामाजिक सरोकार से सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखने वाली जो पार्टियां हैं वो राम मनोहर लोहिया को बहुत मानती हैं, और वो मैनकाइंड जैसे पत्रिकाओं का संपादन करते थे। आगे का जो हमारा चैप्टर है उसमें राम मनोहर लोहिया की जो पूरी आइडियोलॉजी है, उनके जो पूरे, जो हमारा नया सीबीएसई ने एक चैप्टर दिया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के नाम से, उस चैप्टर के हिसाब से हम जब डील करेंगे तो इनकी जो पूरी आइडियोलॉजी है, इसके अलावा जो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति है, सिलेबस में एडेड है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, और भी सारी चीजें देखेंगे। इमरजेंसी के दौरान इन लोगों की क्या भूमिका रही, बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्तित्व है भारत के राजनीति में, इनको जरूर डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इसका जवाब होगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न, भारत के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के हाथ से सत्ता कितने राज्यों से निकल गई? चौथे आम चुनाव, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कितने राज्यों से हाथ से निकल गई सत्ता? भाई जाहिर सी बात है कि 52, 67, उसके बाद 62 और 67 का जो चुनाव था, ठीक है, जो एक बहुत ही प्रमुख चुनाव था, जहां से एक दल के प्रभुत्व को चुनौती मिलनी शुरू हुई। पहली बार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया था, और लगभग 9 राज्यों से कांग्रेस के हाथों से सत्ता निकल गई, जिसमें 6 तो डायरेक्ट निकल गई, और 3 ऐसे राज्य था जहां पर कोलिशन की गवर्नमेंटें थी, वो भी गिर गई। तो कुल 9 राज्य ऐसे थे जहां को कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। केंद्र में सत्ता जरूर कांग्रेस के हाथ में बनी रही, लेकिन कई राज्यों में उसके हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिखाई पड़ी। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना है। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया? तीसरा आम चुनाव नहीं, कोई खास नहीं। चौथा आम चुनाव 1967, ठीक है, ये 1962, जवाहरलाल की मौत, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्रमुख जो राजनीतिक भूकंप था वो चौथा आम चुनाव था, क्योंकि यहां क्या हुआ, जो प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, वो चौथे आम चुनाव, फोर्थ जनरल इलेक्शन आते आते 283 सीटें हो गई। इसके अलावा 9 राज्यों से कांग्रेस की सत्ता हाथ से चली गई, 9 राज्यों से सत्ता चली गई, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस में जो विभाजन है उसका जो उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो दौर है, उसकी जो कुल फॉर्मेलिटीज थी वो शुरू हो गई थी। तो इसलिए राजनीतिक भूकंप की संज्ञा चौथे आम चुनाव यानी 1967 के आम चुनाव को माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव 1967 का है, जिस पर हमने डिटेल में चर्चा की है। इसके सभी बारीकियों की आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा एज अ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट। अब देखिए 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से बयान सही हैं? ठीक, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई, ठीक बात है। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी, गलत, और विधानसभा के भी, गलत। कांग्रेस लोकसभा का चुनाव नहीं हारी थी, सीटें कम हुई थी। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, गलत, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा, नहीं, यह भी गलत है। उसका बहुमत नहीं बढ़ा, कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन तो रही लेकिन बहुमत नीचे आ गया, है ना। इसलिए केवल इसमें एक ऐसा ऑप्शन क जो है वो सही दिखाई पड़ता है, फर्स्ट स्टेटमेंट की कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में यानी कि 9 राज्यों से उसके हाथ से सत्ता निकलकर चली गई। तो ये स्टेटमेंट, ये एनालिसिस आपको ध्यान रखना है कि उसका यहां पर आपको लग सकता है कि सत्तासीन रही, ठीक बात, लेकिन उसका बहुमत बढ़ा नहीं, उसका बहुमत घटा।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क ऑप्शन हो जाएगा कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही। ये 1967 की बात हो रही है, लेकिन कई राज्यों से विधानसभा के चुनाव वह हार गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1967 का चौथा आम चुनाव चुनावी इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई 1967 का जो चुनाव वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देश में 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान, देश आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, देश में व्यापक सूखा, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी थी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। भाई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, 66 आते आते किसकी मृत्यु हो गई? शास्त्री जी की। ठीक, तो एक तो जो पहला स्टेटमेंट है वो यहां से सही हो जाता है, जल्दी जल्दी 2 प्रधानमंत्रियों का देहावसान हो गया। देश में आर्थिक संकट था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, हमारा खाद्य संकट, उसके अलावा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, बिल्कुल ठीक बात। देश में सूखा था, हाँ सही बात है, सूखा फेमाइन चल रही थी उस समय, एग्रीकल्चर बहुत बुरी स्थिति में था। गंभीर खाद्य संकट था, हम अमेरिका से लगातार इंपोर्ट कर रहे थे, आयात करना पड़ रहा था गेहूं भी, और इसी का नतीजा हुआ कि हमने हरित क्रांति अपनाई। भी बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, हरित क्रांति क्या था? हरित क्रांति में यह था कि जो अमेरिका में एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है बोरलॉग, उनका ये पूरा कंसेप्ट था, वहां पर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, यानी कि ऐसी बीजें जिनसे ज्यादा उत्पादन हो, उस बीजों को लेकर हमारे भारत के एक वैज्ञानिक आए, एमएस स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत ने भी नए तरह के बीज, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया। और उस समय पंजाब, हरियाणा, पंजाब के आसपास के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ आंध्र प्रदेश के इलाकों में इसका प्रयोग ज्यादा किया गया और बहुत बंपर उत्पादन भी हुआ। लेकिन ये खाद्य संकट था, विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी हो रही थी क्योंकि ज्यादा आयात करना पड़ रहा था। बिल्कुल ठीक, इसलिए इसका सही जवाब घ हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? समाजवादी नेता और विचारक थे, बिल्कुल ठीक बात। पहले सोशलिस्ट पार्टी, बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने, ठीक। पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वकालत किए, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, कोई भी कथ्य इसमें कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही हैं कि राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे, विचारक थे। पहले वो सोशलिस्ट पार्टी में रहे, फिर वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में आ गए, पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वकालत करते रहे, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसी आइडियोलॉजी को कई आज भी पार्टियां लेकर चलती हैं। तो उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, इसलिए घ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 1971 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस चुनाव से पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आई। हाँ, अल्पमत जैसी स्थिति चल रही। देखिए, ये बात ठीक है कि ज्यादातर संसदीय दल के जो नेता थे, सांसद थे, वो इंदिरा के सपोर्ट में थे। लेकिन अगर सपोर्ट के लिए 273 सीटें अगर बहुमत के लिए चाहिए तो 220 के आसपास इनके साथ थे। सरकार अल्पमत में तो थी, मतलब फुल मेजोरिटी लग रहा था कि चली गई है। इस चुनाव में चुनावी मुकाबला कांग्रेस आई और जनता दल में था। जनता दल तो देखिए उस समय फॉर्मेशन है, इस स्टेटमेंट में शंका है, अभी देखते हैं। इस चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने पूरी तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति संबंधी अपने विचारों को बिल्कुल त्याग दिया। उपरोक्त में कोई नहीं। अब देखिए, इसमें इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क स्टेटमेंट गलत है, सही मतलब कि इसमें से सही है, बाकी दोनों गलत है। देखिए, इस चुनाव में चुनावी मुकाबला कांग्रेस और जनता दल में था, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि जनता दल वाला जो मुकाबला हुआ 1977 में देखने को मिला, इमरजेंसी की बात, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स की समाप्ति संबंधी अपने विचारों को त्यागा, बिल्कुल नहीं। वो उस पर रिजिड थी कि प्रिवी पर्स खत्म होना चाहिए। प्रिवी पर्स क्या था? जितने भी राजा महाराजा आजादी के बाद जो थे, उनको एक विशेष पेंशन देने की व्यवस्था बनाई गई थी कि भाई आप रियासतें भारत में आपने विलय किया है, आप राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, इसलिए हम आपको सरकार के तौर से कुछ पेंशन दिया करेंगे। इस विचार को त्यागी नहीं थी वो। हाँ, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि इस चुनाव से पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण, यानी कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के 2 विभाजन हो गए थे, ओ में और आर में। ओ वाले जो सिंडिकेट के थे, आर वाले जो इंदिरा गांधी संबंधित थे, तो अल्पमत में थोड़ी सरकार आई थी। तो 71 में ये स्टेटमेंट सही है, दोनों बाकी के स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो क इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं।
1971 ईस्वी के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन कौन से कथन ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये कांग्रेस का विभाजन हुआ और सिंडिकेट वाले जितने नेता थे वो जाकर कोई जनसंघ में मिल गया, कोई ने सभी विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया, गुट बना लिया, गैंग बना लिया, तो एक ग्रैंड अलायंस जैसा दिखाई दे रहा था। तो इसमें से कौन सा कथन ठीक है? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था। नहीं, ये गलत है। कोई इसका बहुत विचारधारा नहीं था। विचारधारा से तो समझौता करके वो मिल गए जो सिंडिकेट के लोग थे दूसरे दलों से। इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क हो जाएगा। सभी गैर कांग्रेसी दल नहीं थे। इसका गठन गैर कम्युनिस्ट यानी जो कम्युनिस्टों को छोड़कर और गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस को छोड़कर और कम्युनिस्ट को छोड़कर बाकी जितने लोग थे सब मिल गए थे। ठीक है, जनसंघ, स्वतंत्र, ये सारी पार्टियां। तो क जब इसका सही जवाब हो जाएगा। वो ग्रैंड अलायंस जो इंदिरा के खिलाफ आया था उसने नारा दिया इंदिरा हटाओ और इंदिरा ने नारा दिया गरीबी हटाओ। आखिरी प्रश्न है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? स्वतंत्र पार्टी वही पार्टी थी जो चाहती थी कि पूरा आर्थिक जो कंट्रोल है वो सरकार का न रहे, थोड़ा मुक्त व्यापार भी होना चाहिए, थोड़ा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के करीब जाने की बात ये करती थी। सी राजा गोपालाचारी ये कौन रहे थे? ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे। चौधरी चरण सिंह, कामराज, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बनाया गया था। ठीक है, जो वायसराय वाली पद होती थी। तो चौधरी चरण सिंह बिल्कुल नहीं, वो तो प्रधानमंत्री बने बाद में। कामराज तो सिंडिकेट के नेता, जयप्रकाश नारायण तो नहीं रहे कभी इन पदों पर। सी राजा गोपालाचारी बिल्कुल ठीक जवाब है, जिन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। तो सी राजगोपालाचारी एक बिल्कुल ठीक जवाब है और सी राजगोपालाचारी ने ही स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको ध्यान रखना है, परीक्षा से पहले आपको बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो इन महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के थ्रू हमने क्या क्या कोशिश की, पूरे चैप्टर्स को, एक चैप्टर जो पूरा एक कांग्रेस के विभाजन का घटनाक्रम चल रहा था, उस समय जो राजनीतिक स्थिति चल रही थी, कौन कौन से नेता प्रमुखता से काबिज थे देश में, और कौन प्रधानमंत्री किसने पद छोड़ा और कौन नया आया, और किस तरह की चुनावी प्रक्रिया चली, इसके बारे में हमने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किया है। जो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस है उसको, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर अब सीबीएसई ने घोषित किया है, सभी स्टेट बोर्ड्स के भी सभी टॉपिक उसमें हैं, उसको हम अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को, एमसीक्यूज को बार बार रिवाइज करते रहिए। स्टूडेंट्स 6 से क्लास 12 तक के ऑनलाइन शिक्षा 100% मुफ्त लेकर आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, यानी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को आप बिल्कुल निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी जाकर इनको क्रमवार तरीके से सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ऐप को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही आसान बना सकते हैं बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन या बिना किसी आप कह सकते हैं पैकेज को खरीदे। तो जल्दी से जल्दी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ जाइए, खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए लगातार इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर सभी सब्जेक्ट्स के आते रहें जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।